वे दोनों जल्दी से मायरीड अकादमी लौट आए। लिन फैंग ने तुरंत अपना मिशन पूरा कर लिया। मिशन पूरा हुआ, 55 मिशन पॉइंट प्राप्त हुए। साथ ही मिशन के कमिश्नर ने मिशन में 20 पॉइंट जोड़े। आपको कुल 75 पॉइंट प्राप्त हुए हैं। लिन फैंग ने सिर्फ एक मिशन में 75 अंक प्राप्त किए थे। उसके बगल में झांग किसी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। हालांकि वह एक धनी व्यक्ति का उत्तराधिकारी था और ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था, लेकिन एक छात्र के लिए सिर्फ 3 दिनों में लगभग 75 मिलियन प्राप्त करना डकैती से भी तेज था। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है। एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट की पैसा कमाने की क्षमता पहले से ही इतनी भयानक है। उन अमानवीय विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए जिन्होंने जेनेटिक लॉक को तोड़ दिया। झांग किसी खुद अमानवीय विशेषज्ञ नहीं बन पाए, लेकिन लिन फैंग के साथ उनके संबंध अच्छे थे। उनकी राय में लिन फैंग के पास भविष्य में आनुवंशिक ताला तोड़ने और अमानवीय बनने का बहुत अच्छा मौका था। लिन फैंग बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने शुरुआत में 11 अंक बनाए थे और अब उन्होंने 75 अंक और हासिल कर लिए हैं, जिससे उनके कुल अंक 86 हो गए हैं। हालांकि अंकों की यह संख्या पहले से ही बहुत थी, फिर भी नॉनपल बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर के लिए 100 अंकों के आदान प्रदान से एक बड़ा अंतर था। अगर वह सिर्फ साधारण मिशन करता तो उसे शायद 5 या 6 और करने पड़ते। इसके अलावा इसमें बहुत समय लगता। समय ही वह चीज थी जिसकी अब लिन फैंग के पास कमी थी। उसे हर पल का पूरा फायदा उठाना था और उसे बेतहाशा बर्बाद नहीं करना था। ये देखकर कि लिन फैंग थोड़ा नाखुश लग रहा था और भौहें चढ़ा रहा था, झांग किजी ने पूछा, भाई फैंग क्या हुआ? इतने सारे अंक पाने के बाद क्या आप खुश नहीं हैं? दरअसल यह एक भाग्यशाली घटना थी। लिन फैंग के लिए इस तरह के किसी अन्य मिशन का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि मैं नाखुश हूं। मैं मार्शल आर्ट के लिए एक्सचेंज करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ पॉइंट कम हैं। लिन फैंग ने सच बताया और कुछ नहीं छिपाया। कौन सी मार्शल आर्ट इतनी महंगी है? नॉनपल बॉडी टेम्परिंग का पहला स्तर। झांग किजी ने तुरंत इसकी खोज शुरू कर दी। जब उन्होंने नॉनपल बॉडी टेम्परिंग का परिचय देखा तो वे पूरी तरह से अवाक रह गए। 100 अंकों की एक मार्शल आर्ट और यह सिर्फ पहला स्तर है। टीएस अजय मुट्ठी ऋषि को पैसे लूटने से भी ज्यादा आसानी से पैसे मिल रहे हैं। झांग किजी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसने पूछा, भाई फैंग आप कितने अंक चुक रहे हैं? मुझे 14 अंक की कमी है। लिन फैंग ने असमंजस में झांग किजी को देखा। क्या झांग किजी के पास कोई समाधान हो सकता है? केवल 14 अंक। झांग किजी के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। फिर वह मुस्कुराया और बोला, भाई फैंग चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी 20 पॉइंट हैं। मेरे परिवार ने उन्हें मुझे माइरियड अकादमी में खर्च करने के लिए दिया था। मैं सिर्फ माइरियड अकादमी में इधर उधर घूम रहा हूँ, इसलिए इतने पॉइंट मेरे लिए बेकार हैं। मैं तुम्हें 15 पॉइंट ट्रांसफर करूंगा। तुम अभी नॉनपल बॉडी टेम्परिंग का पहला लेवल खरीद सकते हो। लिन फैंग थोड़ा भावुक हो गया। 15 अंक कोई छोटी रकम नहीं थी। ये 15 मिलियन युआन के बराबर था। हालांकि झांग किजी ने इसके बारे में सहजता से बात की, लेकिन झांग किजी का परिवार भी उसे हर महीने बहुत ज्यादा नहीं दे सकता था, ज्यादा से ज्यादा कुछ अंक। बहुत संभावना थी कि यह पैसा झांग किजी की निजी बचत थी। आखिरकार एक अमीर उत्तराधिकारी के रूप में उसके पास इतनी बड़ी रकम होना कोई असामान्य बात नहीं थी। किजी धन्यवाद। लिन फैंग ने गहरी सांस ली और झांग किजी को गौर से देखा। उसने मना नहीं किया। उसे इस समय वाकई अंकों की जरूरत थी। N0 वे एल्बन कोसे अपस्टेडेटी। हाँ भाई फैंग, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम भविष्य में अकादमी में मेरी रक्षा कर सकते हो। भाई फैंग की सुरक्षा में मैं अपनी मर्जी से काम कर पाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर झांग किजी ने जल्दी से 15 अंक लिन फैंग को हस्तांतरित कर दिए। अंक हस्तांतरित होने के बाद झांग किजी ने विदा ली और चले गए। उन्हें कुछ अच्छी नींद के लिए अपने कमरे में लौटना पड़ा। पिछले 2 दिनों से उन्हें बाई परिवार में भी ज्यादा आराम नहीं मिला था। लिन फैंग ने सीधे मायरीड अकादमी की ऑनलाइन दुकान में प्रवेश किया और जल्दी से नॉनपल बॉडी टेम्परिंग का पहला स्तर पा लिया। झांग किजी से मिले 15 अंकों के साथ लिन फैंग के पास अब 101 अंक थे, जो नॉनपल बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर को खरीदने के लिए पर्याप्त थे। खरीदना। लिन फैंग ने तुरंत नॉनपल बॉडी टेम्परिंग का पहला लेवल खरीद लिया। तुरंत ही उसके 100 अंक गायब हो गए। इसके अलावा इसे खरीदने के बाद वह नीचे खरीदारी की संख्या देख सकता था। 3601 बार। दूसरे शब्दों में मुझसे पहले ही 3600 लोग नॉनपल बॉडी टेम्परिंग खरीद चुके थे। लिन फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन गहराई से सोचने पर यह बहुत अप्रत्याशित नहीं था। नॉनपल बॉडी टेम्परिंग चाहे कितनी भी महंगी क्यों न हो, यह इस तथ्य को नहीं छिपा सकता था कि यह एक ऋषि द्वारा बनाई गई एक मार्शल आर्ट थी। सिर्फ यही पहलू कई लोगों को लुभाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इतने सारे खरीदारों के साथ हर कोई इसमें महारत हासिल नहीं कर पाएगा। बीप, आपके द्वारा खरीदी गई नॉनपल बॉडी टेम्परिंग की पहली परत आपके व्यक्तिगत मेल बॉक्स में भेज दी गई है। कृपया इसकी जांच करें। लिन फैंग ने तुरंत मायरीड अकादमी में अपना निजी मेल बॉक्स खोला। नॉनपल बॉडी टेम्परिंग लेवल 1 के लिए स्मृति चिन्ह इसमें जोड़ा गया था। इसके साथ चित्र भी थे। वास्तव में पाठ और चित्र दोनों थे। हालांकि कुछ अनुस्मारक भी थे। उदाहरण के लिए नॉनपल बॉडी टेम्परिंग का पहला स्तर केवल खरीदार के अपने अभ्यास के लिए सीमित था। अजय मुट्ठी ऋषि की अनुमति के बिना इसे निजी तौर पर प्रदान नहीं किया जा सकता था। अकेले प्रसारित करना तो दूर की बात है। अन्यथा एक बार इसकी पुष्टि हो जाने पर अपराधी को ऋषि के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह किसी ऋषि को अपमानित करे। ये भी इसी कारण से था कि तीनों शीर्ष अकादमियों में लगभग सभी गहन मार्शल आर्ट प्रसारित नहीं किए गए थे। नॉनपल बॉडी टेम्परिंग प्राप्त करने के बाद लिन फैंग ने तुरंत अभ्यास करना शुरू कर दिया। नॉनपल बॉडी टेम्परिंग वाइल्ड बोवाइन माइट से अलग थी। ये वास्तविक इरादे को समझने या विशिष्ट चालों का अभ्यास करने के बारे में नहीं था, बल्कि अपने शरीर के भीतर चेतना को खोजने और चेतना के माध्यम से मांसपेशियों और टेंडन्स के हर इंच को समझने के बारे में था। अपने पूरे शरीर की ताकत को नियंत्रित करने और अभ्यास के अगले चरण पर आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका था। चेतना। लिन फैंग को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वास्तव में लिन फैंग अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नॉनपल बॉडी टेम्परिंग का अभ्यास करने वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट मुश्किलों का सामना करते। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट इसी अवस्था में फंस गए। वे अपनी खुद की चेतना को बिल्कुल भी नहीं पा सके और स्वाभाविक रूप से नॉनपल बॉडी टेम्परिंग में महारत हासिल नहीं कर सके। इसलिए हालांकि 3600 खरीद के साथ नॉनपल बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर का अभ्यास करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो वास्तव में इसमें महारत हासिल कर सकते थे। लिन फैंग ये भी सुनिश्चित कर सकता था कि नॉनपल बॉडी टेम्परिंग के दूसरे स्तर के लिए खरीद की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी।
आखिरकार अगर कोई पहले स्तर पर भी महारत हासिल नहीं कर सकता तो वे दूसरे स्तर की खरीद क्यों करेंगे। लिन फैंग निराश नहीं हुआ। इसके बजाय उसने नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग के स्मृति सूत्र के अनुसार प्रयास करने की तैयारी की। सबसे पहले उसे अपनी आंखें बंद करनी थी, अपनी भावनाओं को शांत करना था और अपने मन के भीतर अपनी चेतना को खोजने पर ध्यान केंद्रित करना था। जैसे ही लिन फैंग ने स्मृति सहायक में दिए गए निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे अपना ध्यान केंद्रित किया, उसके विचार भटकने लगे। ऐसा लगा जैसे वह अपने कमरे से निकलकर जंगल में चला गया हो और एक जंगली गाय में बदल गया हो जो जंगल में बेतहाशा सर पर दौड़ रही हो। लिन फैंग इस अद्भुत एहसास में पूरी तरह डूब गया था। ये जंगली गोजातीय का सच्चा इरादा था। उसने पहले भी इसका अनुभव किया था, हालांकि इस बार कुछ अलग लग रहा था। नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग के स्मरणीय मंत्र का पालन करते हुए इस बार जंगली गोजातीय में बदलना उसके लिए बहुत आसान लगा। इसके अलावा जैसे जैसे जंगली गोजातीय भागता रहा, उसका सामना वास्तव में एक यूनिकॉर्न से हुआ। ये पहली बार था जब लिन फैंग ने यूनिकॉर्न का सपना देखा था। यह एहसास बहुत वास्तविक था। जंगली गोजातीय और यूनिकॉर्न एक दूसरे से मिलते ही एक दूसरे के प्रति गहरी दुश्मनी रखने लगे और उन्माद में लड़ने लगे। अज्ञात समय के बाद जंगली गोजातीय और गेंडा अचानक एक साथ गायब हो गए और लिन फैंग अंधेरे से जाग गया। चेतना, क्या ये चेतना है? लिन फैंग को लगा कि कुछ शिकायतें हैं। उसकी चेतना जंगली गोजातीय और गेंडा कैसे हो सकती है? हालांकि मैं वाइल्ड बोवाइन जीन और यूनिकॉर्न जीन के साथ जुड़ गया हूं, मैं सिर्फ उनके साथ जुड़ गया हूं। मेरे जीन प्रमुख हैं, इसलिए मेरे लिए वाइल्ड बोवाइन या यूनिकॉर्न बनना असंभव है। मैं हूं। लिन फैंग को विश्वास नहीं था कि जंगली गोट जाति और गेंडा उसकी चेतना थे। अन्यथा उसे अपने शरीर में कोई परिवर्तन क्यों महसूस नहीं हुआ? नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग में जो बताया गया है उसके अनुसार एक बार जब उसे अपनी चेतना मिल जाती तो वह अपने मांस, स्नान और हड्डियों के लगभग हर इंच को महसूस कर सकती थी और यहां तक कि अपनी नसों में बहते खून की आवाज भी सुन हो सकती थी। यह उसके शरीर पर पूर्ण नियंत्रण था। लिन फैंग को अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए उसे अपनी चेतना नहीं मिली थी। रात हो चुकी थी, लेकिन लिन फैंग निराश नहीं हुआ। उसने खाना खाने के लिए भी नहीं रुका। उसने फिर से अपनी छवि बंद कर ली और अपनी चेतना की तलाश करने लगा। धीरे धीरे लिन फैंग एक पल में जंगली गाय में बदल गया और अगली ही पल एक गेंडा में। उसकी आभा धीरे धीरे क्रूर और बर्बर हो गई। धीरे धीरे ऐसी आभा पनपने लगी जो केवल भयानक जानवर की ही होती है। सौभाग्य से लिन फैंग छात्रावास में अकेला था, अन्यथा निश्चित रूप से अन्य लोग उलझ जाते। लिन फैंग की आभा ही नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति भी सुनाई दी। वास्तव में लिन फैंग की स्थिति बहुत खतरनाक थी। उन्होंने अपने जीन को जोड़ने के लिए जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह वाइल्ड बोवाइन जीन और यूनिकॉर्न जीन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाए थे। यूनिकॉर्न जीन विशेष रूप से लिन फैंग के शरीर के भीतर गहरे में प्रतिबिंबित थे। यदि वह भविष्य में अन्य भयानक जानवरों के जीन के साथ विलय करना जारी रखती है तो लिन फैंग के लिए सबसे बड़ी संभावना आनुवंशिक ताला तोड़ने की नहीं, बल्कि उसके जीन को पूरी तरह से भयानक जानवरों के जीन में बदलने की है, जिससे वह एक राक्षस में बदल जाएगा। लिन फैंग ने शायद इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे यह भयानक लगा। उसे लगा कि उसने नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग खरीद कर सही फैसला किया है। कम से कम उसे ये तो साफ तौर पर पता चला कि उसके शरीर में छिपे खतरे कितने भयानक थे। एक बार, दो बार, तीन बार, लिन फैंग ने कोशिशों की गिनती ही खो दी। वह अपनी चेतना को खोजने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी सफल नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चेतना पहले ही गायब हो चुकी थी और जंगली गोजातीय और गेंडा की चेतना ही प्रतिनिधि थी। हालांकि लिन फैंग निराश नहीं हुआ। उसने बार बार कोशिश की। अपनी मदहोशी में उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने बचपन में अपने घर में लौट आए हो, जहां उसका भाई, उसकी बहन और उसका परिवार था। अपनी उत्सुक निगाहों में लिन फैंग ने एक छोटे लड़के को बीमार बिस्तर पर लेटे हुए देखा। लड़का इतना असहाय, इतना कमजोर था, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण मर सकता है। डॉक्टर, आपको फैंगर को हर कीमत पर ठीक करना होगा। यह उसके पिता लिन जियोंग की आवाज थी। फैंगर, तुम निश्चित रूप से बेहतर हो जाओगे, हार मत मानो। यह उसकी कोमल मां लुओ जियोटिंग की आवाज थी। तीसरे भाई, हिम्मत रखो, पूरा परिवार तुम्हें देख रहा है। तीसरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा खिलौना रेस कार खरीदी है। तुम्हारे ठीक होने के बाद हम साथ में रेस करेंगे। देखते हैं किसकी कार ज्यादा तेज है। वे उनके सबसे बड़े भाई लिन योंग और दूसरे भाई लिन हाई थे। भाई, सोना बंद करो, तुम्हें ठीक होना है। उसकी बहन ने उसका हाथ खींचा और उसे हिलाती रही। लिन फैंग इस मामले को स्पष्ट रूप से भूल गया था, लेकिन अब जब उसे यह याद आया तो यह एक ऐसा दृश्य था जो उसकी यादों की गहराई में अंकित हो गया था और जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। लिन फैंग जब 11 साल का था तब उसकी मृत्यु लगभग हो गई थी। उसके असामान्य अंग विफलता की स्थिति गंभीर हो गई थी। अंत में अपने परिवार के अथक प्रयासों के तहत लिन फैंग ने इलाज नहीं छोड़ा और चमत्कारिक रूप से बच गया। यह मैं हूँ, मैं लिन फैंग हूँ। लिन फैंग चिल्लाया और उसके आसपास का दृश्य तुरंत बिखर गया। उसी समय वह एक जंगली गोजातीय और गेंडा में बदल गया, साथ ही बिस्तर पर बीमार लेकिन दृढ़ निश्चयी छोटे लड़के में भी। एक अनंत काल के बाद जंगली गाय और गेंडा गायब हो गए, केवल बीमार लड़का ही पीछे रह गया। वह दृढ़ निश्चय के साथ बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। धमाका! लिन फैंग ने अपनी आंखें खोली और उसके दिमाग में बनी छवि तुरंत गायब हो गई। रात अभी भी अंधेरी थी, आसपास का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण था, लेकिन लिन फैंग का मन शांत नहीं था। वास्तव में चेतना का अर्थ है अपने सच्चे स्व की खोज करना। लिन फैंग ने धीरे से कहा। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग के लिए सच्चे स्व को खोजना जरूरी था। अपनी चेतना पर पूरी तरह से नियंत्रण करने से व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकता है। एक विचार के साथ लिन फैंग को अपनी नसों में बहते हुए खून की आवाज सुनाई दे रही थी, जो नदी में लहरों की तरह उछल रहा था और शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के हर इंच में विस्फोटक शक्ति थी। चाहे वह जंगली गोजातीय जीन की शक्ति हो, यूनिकॉर्न की शक्ति हो या लिन फैंग की अपनी शक्ति हो, वे सभी एक ऐसी शक्ति बन गई थी जिसे लिन फैंग नियंत्रित कर सकता था। ये वह शक्ति थी जो केवल लिन फैंग की थी। इस समय बिना किसी उपकरण परीक्षण के लिन फैंग को पता था कि वह 4 टन से अधिक ताकत को उजागर कर सकता है। उसने जंगली गोजातीय जीन और यूनिकॉर्न जीन की शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया था। यह उसके शरीर पर पूर्ण नियंत्रण था। इसके बाद लिन फैंग ने अपने शरीर के डेटा की जांच करने के लिए जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस निकाला। शारीरिक बनावट 19.56, शक्ति 18.85, चपलता 11.34,
कौशल, बुनियादी मुट्ठी तकनीक कुशल, निरंतर अभ्यास के माध्यम से निपुणता प्राप्त की जा सकती है। जंगली गोजातीय शक्ति महारत हासिल, जंगली गोजातीय के वास्तविक इरादे को समझना। आनुवंशिक समलन, जंगली गोजातीय जीन 100% समलन, पूर्ण समलन, यूनिकॉर्न जीन 100% समलन, पूर्ण समलन। आनुवंशिक क्षमता 16%। उसके शरीर के डेटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन लिन फैंग का वास्तव में पुनर्जन्म हुआ था। अब उसे वास्तव में एक मानव जैसा भयानक जानवर माना जा सकता था और उसके शरीर के भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से एक विलीन हो गए थे। अगर अब उसे लॉन्ग वेपिंग से फिर से सामना करना पड़े तो लिन फैंग लॉन्ग वेपिंग को एक ही झटके से कुचला जा सकता है। इसे मार्शल आर्ट की गहराई से कोई लेना देना नहीं था, ये संपूर्ण शुद्ध कुचलने वाली शक्ति थी। हालांकि ये ठीक इसलिए था क्योंकि लिन फैंग ने अपनी चेतना पाली थी कि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके आंतरिक अंग लगातार विफल हो रहे थे और यह प्रक्रिया भी तेज हो रही थी। यहां तक कि उनकी कोशिकाएं भी धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति खो रही थीं। ये जीवन शक्ति का ऐसा नुकसान था जिसे तब तक वापस नहीं लाया जा सकता था जब तक कि जीन का समाधान न किया जाए। लगता है मेरी हालत और बुरा हो गया है। शुरू में डॉक्टर ने अनुमान लगाया था कि मेरे पास जीने के लिए अभी 3 साल बाकी हैं। लेकिन अंग विफलता की वर्तमान दर को देखते हुए मुझे डर है कि मैं 5 साल में या उससे भी पहले पूरी तरह से अंग विफलता से मर गया हूं। लिन फैंग को बहुत जल्दी होने का एहसास हुआ। ये कितना क्रूर था कि वह अपनी जीवन शक्ति को धीरे धीरे समाप्त होते हुए देख रही थी और खुद को धीरे धीरे मृत्यु के करीब पहुंचते हुए देख रही थी। हालांकि लिन फैंग को यह सब सहना पड़ा। उसे मजबूत होना पड़ा क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि केवल वही खुद को बचा सकता है। अपनी चेतना को पाना नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग का पहला कदम था। बेशक यह एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग में पूरी तरह से शक्ति हासिल करने से पहले अभी भी एक अंतराल था। नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग की असली वजह यह थी कि इससे अटैक पावर 1 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती थी, वह थी सर्पिल फोर्स। नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग के पहले इसके लिए सर्पिल फोर्स को बुलाना आवश्यक था, जो नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग के लिए एक अनोखा फोर्स था। हालांकि सेप्लिकेशन फोर्स को संगठित करना बहुत मुश्किल था। यहां तक कि अपनी चेतना की खोज करना और अपने शरीर की सारी शक्ति को अपने वश में करना भी सप्लीमेंट फोर्स को प्रदर्शित करने की नींव रखना ही था। सभी ने वेस्ट चैप्टर 9 वेल बी एंड कॉम पर। हालांकि रात बहुत हो चुकी थी, लिन फैंग अभी भी जोश और ऊर्जा से भरा हुआ था। इसलिए उसने आराम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने काम करना जारी रखा और सिल्वेस्टर फोर्स को हटाने का प्रयास किया। सख्ती से कहें तो सर्पिल फोर्स एक तरह की वास्तविक ताकत भी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट के स्तर पर कोई तथाकथित बल नहीं था। NOV3LB इनको पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। पेशेवर मार्शल कलाकार सभी अपनी शारीरिक बनावट पर निर्भर रहते थे और केवल अपने शारीरिक शरीर की ताकत से लड़ते थे। और गहन मार्शल तकनीकें ऐसी तकनीकें थीं जो उनके पूरे शरीर की ताकत को एक विशेष तरीके से प्रकट होने देती थी, जिससे स्पष्ट प्रभाव पैदा होते थे। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन स्पाइरल फोर्स का अभ्यास करना असंभव नहीं था। इसके विपरीत इस स्पाइरल फोर्स के सिद्धांत को सिद्धांत और व्यवहार दोनों में लागू किया जा सकता था। इसकी कुंजी नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग की नींव में निहित है, अर्थात संपूर्ण शरीर पर महारत। पूरे शरीर पर महारत हासिल करके और फिर पूरे शरीर की शक्ति को नियंत्रित करके बल लगाने की एक विशेष विधि बनाई जाती है। ये वास्तव में सर्पिल बल था। नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग में बल लगाने की यह विशेष विधि सर्पिल बल को बुला सकती है। इसे नंगी आंखों से तो नहीं देखा जा सकता था, लेकिन इसे साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था, जैसे कि यह वास्तविक हो। सर्पिल बल। लिन फैंग नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग स्पाइरल फोर्स के सिद्धांत को समझता था। केवल स्पाइरल फोर्स को बुलाकर ही नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर पर महारत हासिल की जा सकती थी। इसलिए लिन फैंग ने नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग के चरणों के अनुसार सर्पिल बल को चरणबद्ध तरीके से बुलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। हालांकि वह अपने शरीर की सारी शक्ति को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अदृश्य शक्ति को सर्पिल आकार में बुलाना और उसे एक झटके में बाहर निकालना वास्तव में बहुत मुश्किल था। इसके अलावा अगर वह सावधान नहीं रहा तो यह उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था। आमतौर पर अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट का शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे लगभग आधे महीने तक ठीक होने की जरूरत होती है। हालांकि लिन फैंग की काया एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 20 गुना ज्यादा थी। काया के मामले में लिन फैंग को नहीं लगता था कि कई पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट उसकी बराबरी कर सकते हैं। यहां तक कि एक साधारण ग्रेड 9 पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट भी केवल 2 टन तक की ताकत लगा सकता था। हालांकि लिन फैंग ने अपनी पूरी ताकत का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि वह अपनी शारीरिक शक्ति से आसानी से 4 टन से अधिक ताकत लगा सकता है, जो कि एक साधारण ग्रेड 9 पेशेवर योद्धा की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि लिन फैंग अजेय था। वास्तव में साधारण पेशेवर मार्शल कलाकारों के बीच, यहां तक कि ग्रेड 9 पेशेवर मार्शल कलाकार भी अपने पूरे जीवन में आनुवंशिक ताला तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। जो लोग ऐसा करने में सक्षम थे उन सभी के पास उत्कृष्ट शारीरिक बनावट थी, जो कि सामान्य ग्रेड 9 पेशेवर मार्शल कलाकारों की तुलना में 2 गुना या 3 गुना थी। निस्संदेह ऐसे मार्शल आर्टिस्ट बहुत कम थे। केवल उनके पास आनुवंशिक ताला तोड़ने और अमानवीय बनने की थोड़ी सी उम्मीद थी। और लिन फैंग की वर्तमान काया के साथ वह स्वाभाविक रूप से इन कुछ उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्टों में से एक बन गया था। इसके अलावा भविष्य में लिन फैंग भयानक जानवरों के जीन को एकीकृत करना जारी रखा जा सकता है और सभी पेशेवर मार्शल कलाकारों को पार करने के लिए लगातार अपनी शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकता है। उफ, लिन फैंग को अचानक अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ और फिर उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। वह पहली बार बिलबोर्ड फोर्स को रिलीज करने की कोशिश में ही घायल हो गया था, लेकिन बहुत जल्द ही उसे लगा कि उसके शरीर की कोशिकाओं से पुनर्जीवित हो रही हैं। जो लोग उसे कष्ट में डालते थे वे लगभग दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहे थे। यह असाधारण रूप से मजबूत शरीर होने का लाभ था। अतीत में लिन फैंग को अपने असामान्य शरीर का उपयोग भी पता नहीं था। जब उसने अपनी चेतना को पाया और अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, तभी उसे समझ में आया कि असामान्य शरीर कितना दुर्जय होता है। यह एक ऐसी विशेषता थी जो लिन फैंग की भयानक ताकत से भी ज्यादा जलती थी। इस असाधारण काया के साथ लिन फैंग अविश्वसनीय शक्ति के हमलों का सामना कर सकता था और उसके पास आश्चर्यजनक गति और सहन शक्ति थी। ठीक वैसे ही जैसे अब वह सिल्वेस्टर फोर्स को विफल कर रही थी, जिसके लिए आम लोगों को कम से कम आधे महीने तक ठीक होने की आवश्यकता होगी। उसके लिए क्या, बस कुछ ही समय में, शायद 3 या 5 मिनट में उसका टाइमर मूल रूप से ठीक हो गया। एक भयानक काया और एक भयानक पुनर्योजी क्षमता। हालांकि इससे लिन फैंग को नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग का अभ्यास करने में एक अद्वितीय लाभ भी मिला। वह बार-बार बिलबोर्ड बल को खोलने की कोशिश कर सकता था।
यदि वह एक बार असफल हो जाता तो वह उसे फिर से जीवित कर सकता था, यदि वह 2 बार असफल हो जाता तो वह तीसरी बार जीवित रह सकता था, यदि वह 3 बार असफल हो जाता है तो वह चौथी बार भी जीवित रह सकता है। वह इसे 10 बार, 100 बार या 1000 बार भी कर सकता था। लिन फैंग को विश्वास नहीं था कि वह कभी भी बिलबोर्ड फोर्स को प्रकट करने में सक्षम नहीं होगी। वास्तविकता ने साबित कर दिया कि सैकड़ों बार कोशिश करना अंततः संभव नहीं था। सेप्लिकेशन फोर्स वाकई बहुत मुश्किल था। हालांकि लिन फैंग ने 30 बार कोशिश करने के बाद उसका शरीर आखिरकार थोड़ा हिल गया। फिर जब उसने मुक्का मारा तो आसपास की हवा चरम सीमा तक संकुचित हो गई थी। पूरा कमरा हिल रहा था। बल, सौभाग्य, अविश्वसनीय। जिस क्षण मैंने सिल्वेस्टर फोर्स को मुक्त किया, मेरी आक्रमण शक्ति वास्तव में डबल हो गई। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। एक ऋषि द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट से जैसी उम्मीद थी। लिन फैंग अपने चेहरे पर खुशी नहीं छिपा सका। एक ऋषि का ज्ञान उसके अपने ज्ञान से कहीं अधिक था। भले ही उसने सिल्वेस्टर बल और नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर पर नियंत्रण हासिल कर ली हो, फिर भी वह दूसरे स्तर का अनुमान नहीं लगा सका। पहला स्तर तो पहले से ही इतना शक्तिशाली था, तो दूसरा और तीसरा स्तर कितना भयानक होगा। लिन फैंग ने पूरी रात नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग का अभ्यास किया। अब जब वह अंततः इसमें पारंगत हो गई थी, तो दिन का उजाला हो चुका था। वह उठो और नाश्ते के लिए जाने की तैयारी की। अचानक वह संचार को हिंसक रूप से प्रभावित करने लगा। भाई फैंग, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। स्कूल प्लाजा। लिन फैंग ने देखा कि भेजने वाला झांग कीजी था। झांग कीजी मुसीबत में क्या था? लिन फैंग तुरंत उठ गया। वह सीधे स्कूल प्लाजा की ओर भागा। चाहे जो भी हो, झांग कीजी माइरियड अकादमी में उनका एकमात्र मित्र था। वह झांग कीजी को कुछ भी होने नहीं दे सकता था। अल्पविराम। बहुत से छात्र पहले से ही मैरियड अकादमी के विषयों पर एकत्रित हो चुके थे, लेकिन उनमें से अधिकतर केवल तमाशा देखने के लिए यहाँ आते थे। भीड़ के बीच में झांग कीजी को एक छात्र कुचल रहा था। उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था और उसकी हालत बहुत दयनीय थी। फैंग शियू, हद से आगे मत बढ़ाओ। हम हार गए, लेकिन ऐसी झांग कीजी को छोड़ देना चाहिए। बोलने वाला एक बहुत ही सुंदर युवक था। वह युवा दिख रहा था, लेकिन वह बहुत शांत और विकसित था। इस बार उनके चेहरे पर भी नाराजगी थी। तो क्या हुआ अगर मैं हद पार कर गया? हा 6 महान नए प्रतिभाशाली छात्र। क्या बकवास है। आप लोग वर्चुअल बैटल चैंबर के शीर्ष 10,000 में भी जगह नहीं बना सकते, फिर भी आप खुद को प्रतिभाशाली कहें। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मैंने अब एक अच्छा सबक सिखाया है। कहीं ऐसा न हो कि आप वहां मैरियड अकादमी को बदनाम कर दो, फैंग क्यू ने घमंड से कहा। उनके सामने बैठे नए छात्रों ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और वे धार्मिक आधार पर भरे हुए लगे थे। यह मामला झांग कीजी की वजह से शुरू हुआ था। झांग कीजी ने लिन फैंग के मिशन को पूरा करने और कैफेटेरिया में लंबी वेपिन को मारने के कारनामे का प्रचार किया था। इसके अलावा स्टेशन पर लोगों को बचाने के लिए स्पोर्ट्स कार को तोड़ने के वीडियो के कारण एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया था। इस अवधि के दौरान लिन फैंग ने व्यावहारिक रूप से माइरियड अकादमी का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि ये संयोग ही था कि लिन फैंग एक नया छात्र था। माइरियड अकादमी में नए छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच हमेशा टकराव होता था। नए अध्ययनों को आमतौर पर वरिष्ठ अध्ययनों द्वारा धमकाया जाता था। इसलिए जब सीनियर्स ने देखा कि नए छात्र चर्चा में हैं, तो वे बहुत नाराज हुए और दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। यह नए छात्रों और सीनियर्स के बीच टकराव में बदल दिया गया। बेशक नए पाठ्यक्रमों में से 6 महान नए छात्र आसान नहीं थे। हालांकि एक बड़ी लड़ाई के बाद 6 महान नए छात्र बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। वे वरिष्ठ छात्रों से बहुत कमतर थे। यह विशेष रूप से फैंग शियू के मामले में था। उन्हें आधुनिक युद्ध कक्ष में 800वां स्थान दिया गया था। आउटलैंड में उन असली शीर्ष प्रतिभाओं को हटा दिया गया है, जिन्हें वर्तमान में माइरियड अकादमी में नंबर 1 विशेषज्ञ माना जा सकता है। यहाँ तक कि नए छात्रों में से 6 महान छात्र भी हार गए थे। हालांकि नए छात्र गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। अचानक एक शांत आवाज आई, तो मैं यही सब सिखाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि तुम माइरियड अकादमी को बदनाम कर दो। वह यहाँ है। भाई फैंग, मुझे बचाओ। आवाज सुनकर झांग कीजी बहुत खुश हुआ। भीड़ अलग हो गई और लिन फैंग अंदर आया। उसने तुरंत झांग कीजी को देखा, जिस पर फैंग शियू ने पैर रखा हुआ था। उसकी निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। आप नंबर 1 नए प्रतिभाशाली छात्र हैं, लिन फैंग। फैंग शियू भी लिन फैंग का अध्ययन कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें अहंकार से भरी थीं। यदि नए छात्रों में लिन फैंग नाम का कोई और नहीं है, तो वह शायद मैं ही हूँ। लिन फैंग भी थोड़ा हैरान था। वह नंबर 1 प्रतिभाशाली कब बन गया? जब से वह माइरियड अकादमी में आया था, उसने झांग कीजी के अलावा किसी अन्य छात्र के साथ शायद ही कभी बातचीत की थी। लिन फैंग को यह नहीं पता था कि हालांकि वह एकांत में रहता था और केवल झांग कीजी के साथ बातचीत करता था, लेकिन माइरियड अकादमी ने उसके बारे में लंबे समय से सुना था और वह काफी प्रसिद्ध था। जब पिछली बार बचाव वीडियो जारी किया गया था, तो लिन फैंग एक सेलिब्रिटी बन गया था। यह माइरियड अकादमी के छात्रों के बीच काफी प्रसिद्ध था। उसके विस्फोटक पंच ने अनगिनत लोगों को कारों को तोड़ने की कोशिश करने के लिए आकर्षित किया था। हालांकि वे बस कारों से टकराकर घायल हो गए। इन छात्रों को प्रयोग के बाद ही एहसास हुआ कि सभी पेशेवर मार्शल कलाकार एक मुक्का मारकर तेज रफ्तार से चलती कार को नहीं तोड़ सकते। उसके बाद लिन फैंग ने पहली बार वर्चुअल बैटल चैंबर को चुनौती देते हुए 8000वीं रैंक हासिल की। अब तक नए छात्रों के बीच सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग अभी भी 10,000 से अधिक थी। अंत में निश्चित रूप से झांग कीजी ने यह प्रचारित किया कि लिन फैंग ने लॉन्ग वेपन को मार दिया था। यह एक जीवित उदाहरण और खूनी युद्ध रिकॉर्ड था। इसलिए हालांकि लिन फैंग ने अकादमी में अन्य छात्रों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन उसने दृढ़ता से नंबर 1 फ्रेशमैन प्रोडिजी का स्थान ले लिया था। फैंग शियू का लक्ष्य वास्तव में लिन फैंग था। उनके अनुसार मात्र 8000वीं रैंक वाला एक नया छात्र वास्तव में अपनी क्षमताओं के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण राय रखता था। वह पहले से ही वर्चुअल बैटल चैंबर में 800वीं रैंक पर था, जो लिन फैंग की रैंकिंग से बहुत अधिक थी। झांग कीजी के बेलगाम प्रचार ने पहले ही वरिष्ठों को दुखी कर दिया था। फैंग शियू भी नए छात्रों को सबक सिखाना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि माइरियड अकादमी के वरिष्ठों में अभी भी प्रतिभाएं हैं और नए छात्रों को विनम्रता सीखनी चाहिए। वास्तव में लिन फैंग इन छोटे मोटे विवादों में बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहता था। उसके पास समय की कमी थी और वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके लिए ये छोटे मोटे विवाद केवल समय की बर्बादी थे। हालांकि यह मामला झांग कीजी से जुड़ा था और झांग कीजी को उसकी खातिर इतनी बुरी तरह पीटा गया था, इसलिए लिन फैंग को इसके लिए लड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे अमानवीय विशेषज्ञों के अलावा और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी, जिन्होंने आनुवंशिक ताला तोड़ दिया था। उसे छोड़ दो और मुझसे लड़ो। अगर तुम जीत गए तो तुम कोई भी शर्त मांग सकते हो।
अगर तुम हार गए तो झांग किजी से माफी मांगो और आउटलैंड के लिए माइरियड अकादमी छोड़ने के लिए आवेदन करो। अच्छा, आउटलैंड जाने के लिए आवेदन करें। लिन फैंग की यह बात सुनकर फैंग शियू को बहुत आश्चर्य हुआ। आउटलैंड जाना बहुत खतरनाक था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह मौत और खतरे से डरता था, इसलिए उसने आउटलैंड में मिशन करने से परहेज किया। स्वाभाविक रूप से ऐसी मानसिकता वाले लोग अपने जीवन काल में आनुवंशिक लॉक को तोड़ने के बारे में भूल सकते हैं। हालांकि फैंग शियू को नहीं लगा कि वह हार जाएगा, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, हम यह आपकी शर्तों पर करेंगे। हालांकि अगर आप हार गए तो आपको आउटलैंड जाने के लिए भी आवेदन करना होगा। भाई फैंग, इस पर सहमत मत हो। आउटलैंड जाना आत्महत्या है। झांग किसी पहले तो बहुत खुश थे। लिन फैंग का आना उनके लिए पहले से ही एक बड़ा सम्मान था। लेकिन अब अगर लिन फैंग उनकी वजह से अंत में हार गए और उन्हें आउटलैंड जाने के लिए आवेदन करना पड़ा तो लिन फैंग की जान खतरे में पड़ जाएगी। लिन फैंग ने झांग किजी की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, मैं सहमत हूँ। मैं पहले से ही आउटलैंड जाने के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा था। हाँ, तुम आउटलैंड जाना चाहते हो जबकि तुम सिर्फ 8000वीं रैंक पर हो। क्या तुम मरना चाहते हो? फैंग शियू हंस पड़ा। लिन फैंग की अभिव्यक्ति वैसी ही रही। उसकी तीखी नजर फैंग शियू पर केंद्रित थी। फैंग शियू की मुस्कान लगातार अजीब होती जा रही थी। आखिरकार उसे मुस्कुराना बंद करना पड़ा और झांग किजी को लात मारकर दूर कर दिया। आउटलैंड जाने से पहले मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा ताकि तुम वहां व्यर्थ मरने के लिए न जाओ। आउटलैंड के भयानक जानवर इतने समझदार नहीं होंगे। फैंग शियू की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। फिर जब उसने मुक्का मारा तो उसके शरीर के भीतर से एक अजीब सी चटकने वाली आवाज आई। ये गड़गड़ाहट जैसी आवाज थी। यह एक गहन मार्शल आर्ट थी जिसे थंडरक्वेक आर्ट कहा जाता था। ये 60 अंकों के बराबर था और बिना किसी संदेह के इसे प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट माना जाता था। जैसे ही फैंग शियू ने मुक्का मारा, हवा का दबाव चरम सीमा तक संकुचित हो गया और यहां तक कि हवा भी कंपन करने लगी। एक बार जब ये किसी व्यक्ति पर गिरता तो एक भयानक कंपन बल उत्पन्न होता। इसके अलावा इस मुक्के की ताकत बहुत ज्यादा थी। लिन फैंग ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः 3 टन से ज्यादा था। अगर यह अतीत में होता तो लिन फैंग केवल जंगली गोजातीय ताकत का उपयोग करके ही इसका सामना कर पाता और वह शायद नुकसान में होता। लेकिन अब लिन फैंग बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने बस लापरवाही से एक साधारण मुक्का मारा। स्नैप! बस एक हल्के से मुक्के से लिन फैंग ने एक जोरदार धमाका किया। लिन फैंग के शरीर की सारी ऊर्जा बाहर निकल आई। उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से झूम उठी और उसके मांस और खून का हर इंच ऊर्जा से भर गया। उसने कोई चाल नहीं चली, न ही उसने जंगली गाय की ताकत का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक हल्का सा मुक्का था। टकराना! दोनों मुट्ठियां आमने सामने टकरा गईं। एक पल में फैंग शियू का चेहरा लाल हो गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे वह किसी चीज का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसका हाथ अचानक पीछे हट गया। कुछ तेज तर्रार लोगों ने पहले ही देख लिया था कि फैंग शियू की बांह बेकाबू होकर कांप रही थी। एक ही मुक्का में यह स्पष्ट हो गया कि कौन अधिक शक्तिशाली था। दृश्य बहुत शांत था। हर कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। फैंग जियू एक सच्चा पेशेवर नौ मार्शल कलाकार थे। इसके अलावा उन्होंने थंडरक्वेक कला का अभ्यास किया था और आधुनिक युद्ध कक्ष में 800वें स्थान पर थे। वह निश्चित रूप से पेशेवर मार्शल कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ थे। उन प्रतिभाशाली लोगों के अलावा जिन्होंने पहले ही आउटलैंड जाने के लिए आवेदन किया था और अमानवीय बनने के लिए आनुवंशिक ताला तोड़ने के लिए दृढ़ थे, वास्तव में म्यूरिड अकादमी में ऐसा कोई भी नहीं था जो फैंग शियू का मुकाबला कर सके। लेकिन अब फैंग शियू हार चुका था। इसके अलावा वह एक नए छात्र से हार गया था जो केवल 8000वें स्थान पर था। ये कैसे संभव था? फैंग शियू ने अभी तक हार स्वीकार नहीं की थी। स्वाभाविक रूप से लिन फैंग भी नहीं रुका। उसने हमला करने की पहल की। पहले की तरह उसने एक साधारण मुक्का मारा और फिर भी जंगली गोजातीय शक्ति का प्रयोग नहीं किया, न ही उसने गैसोलीन बल छोड़ा। अन्यथा अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह एक मुक्का वहां फैंग शियू को भी मार सकती थी। फैंग शियू प्रभावित था, लेकिन उसका दाहिना हाथ पहले से ही किसी ताकतवर में असमर्थ था। वह केवल अपने दांत पीस सकता था और हमले का सामना करने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग कर सकता था। टकराना! यह एक और घटना सामने की टक्कर थी। हालांकि इस बार फैंग शियू के बाएं हाथ की ताकत स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर थी। उसके हाथ से एक कर्कश आवाज आई और वह यीशु से पहले 5 या 6 कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि फैंग शुई का चेहरा पहले से ही पीला पड़ा था और उसके दोनों हाथ अब हिल नहीं सकते थे। वह हार गई थी और वह बुरी तरह हार गई थी। उसके बाएं हाथ को ठीक होने में कम से कम आधे महीने लगेंगे। क्या आप अभी भी एक और दौर चाहते हैं? अपडेटेड नॉवेल्स पर novel.com। लिन फैंग की अभिव्यक्ति उदास थी। उसकी नजर में फैंग शियू बहुत कमजोर था। मार्शल आर्ट का उपयोग करते समय भी फैंग शियू केवल 3 टन शक्ति ही निकाल सकता था। हालांकि लिन फैंग का एक सामान्य मुक्का 4 टन से अधिक शक्तिशाली निष्कर्ष निकाला जा सकता था। असमानता इतनी अधिक थी कि वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। तुम्हें खोया। फैंग शियू ने दांत पीस लिए, लेकिन फिर भी अपनी संभावना स्वीकार कर ली। चूंकि तुम हार गए हो, इसलिए झांग किजी से माफी मांगो। साथ ही मुझे उम्मीद है कि 3 दिनों के भीतर आउटलैंड के लिए तुम्हारे आवेदन के बारे में पता चल जाएगा। फैंग शियू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी आउटलैंड जाने के बारे में नहीं सोचा था, वैसे भी अब जब वह घायल हो गई थी। लेकिन लिन फैंग की अच्छी अभिव्यक्ति को देखकर चिंता ने उसके दिल को जकड़ लिया। अगर वह नहीं गई तो उसने नहीं सोचा था कि लिन फैंग उसे आसानी से जाने देगा। माइरिड अकादमी में किसी के साथ व्यवहार करना बहुत आसान था। झांग किजी, मुझे माफ कर दो। मुझे इस तरह नाराज नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। झांग किजी मुस्कुराया। कोई बात नहीं। फैंग शियू कभी माइरिड अकादमी में एक प्रभावशाली व्यक्ति था। अब जबकि फैंग शियू ने उससे माफी मांगी है, उसका गुस्सा बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। मैं आउटलैंड जरूर जाऊंगा, लेकिन क्या आप मुझे पहले अपनी चोटों से उबरने की अनुमति दे सकते हैं? हाँ, मैं कुछ समय में आउटलैंड जाने के लिए भी आवेदन कर दूंगा। लिन फैंग ने उस पर बहुत अधिक दबाव नहीं डाला। जब तक फैंग शियू आउटलैंड जाने के लिए आवेदन करता रहेगा, तब तक परिणाम मनना असंभव होगा। इसके अलावा उसका मतलब स्पष्ट था। फैंग शियू अन्य तरीकों से इसे विलंबित करने की कोशिश नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद लिन फैंग भी आउटलैंड जाने के लिए आवेदन करेगा। चल दर! फैंग शियू ने दांत पीसते हुए वरिष्ठ छात्रों को चौक से बाहर ले गया। वरिष्ठ छात्रों के जाने के बाद नए छात्रों ने खुशी मनाई। जहां तक तथाकथित 6 महान नए छात्रों की बात है, भले ही उनके मन में पहले भी लिन फैंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के विचार थे, वे सभी अब चुप थे। लिन फैंग सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जबकि वे केवल मजाक का एक समूह थे।
लिन फैंग आगे बढ़े और झांग कीजी को जमीन से ऊपर उठाने में मदद की। झांग कीजी दर्द से कराह उठे, लेकिन वे अभी भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि भाई फैंग जरूर आएंगे। हाँ, यहाँ तक कि फैंग शियू भी हार गए। भविष्य में मैं अकादमी में जो चाहूं कर सकता हूँ। कोई भी मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। झांग कीजी के लापरवाह व्यवहार को देखकर लिन फैंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि आपको अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। बेशक मैं जा रहा हूँ। उस कमीने फैंग शियू से निपटना आसान नहीं था। अगर उसने मेरे चेहरे पर कोई निशान छोड़ा तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। जल्दी करो, मुझे अस्पताल भेजो। इसलिए लिन फैंग ने भीड़ को छोड़ दिया और झांग कीजी को अस्पताल तक पहुंचाया। हालांकि आधे रास्ते में झांग कीजी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने गंभीरता से पूछा, भाई फैंग, क्या तुम सच में आउटलैंड जा रहे हो? हाँ, मैंने सुना है कि माइडियड अकादमी के सबसे बेहतरीन छात्रों ने आउटलैंड जाने के लिए आवेदन किया है। मेरा लक्ष्य जेनेटिक लॉक को तोड़ना और अमानवीय अवस्था को प्राप्त करना है। अगर मैं भयानक जानवरों से लड़ने और जीवन या मृत्यु की स्थितियों का अनुभव करने के लिए आउटलैंड नहीं जाता तो मैं जेनेटिक लॉक को कैसे तोड़ पाऊंगा? लिन फैंग ने लंबे समय से अमानवीय विशेषज्ञों के बारे में जानकारी एकत्र की थी। आनुवंशिक ताला तोड़ना कोई रोज की बात नहीं थी। सफलता प्राप्त करने के लिए न तो साहसिक घोषणाओं की आवश्यकता थी, न ही कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और अपने शरीर को संयमित करने के लिए निर्धारित आदेश का पालन करने की आवश्यकता थी। वास्तविकता में 99% अमानवीय विशेषज्ञ केवल भयानक जानवरों से लड़कर आनुवंशिक ताला तोड़ने में कामयाब हुए, जब उन्होंने जीवन या मृत्यु की स्थिति की हताशा में अपने शरीर की सभी क्षमताओं को उत्तेजित किया। शांतिपूर्ण माहौल में जेनेटिक लॉक को तोड़ना नामुमकिन था। दुनिया की शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों में भी अकादमियों के सभी छात्र मूल रूप से सिर्फ नींव रख रहे थे और अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। सब कुछ आउटलैंड जाने की तैयारी में था। अभी लिन फैंग की ताकत कमोबेश उस बिंदु पर पहुंच गई थी। उसने 2 प्रकार के भयानक जानवर जीनों को मिला दिया था और 9 गुना बॉडी टेम्परिंग की पहली परत में महारत हासिल कर ली थी। साधारण ग्रेड 9 पेशेवर मार्शल कलाकार पहले से ही लिन फैंग के मुकाबले से बहुत दूर थे। यदि लिन फैंग आनुवंशिक लॉक को तोड़ना चाहता था तो वह केवल आउटलैंड जाने के लिए आवेदन कर सकता था। NO12.com पर अपडेट की गई कहानियां पढ़ें। झांग कीजी ने गहरी सांस ली और एक लंबी आह भरी। भाई फैंग, ऐसा लगता है कि आपने पहले ही अपना फैसला ले लिया है। भाई फैंग की वर्तमान ताकत के साथ आपके लिए आउटलैंड जाने में वास्तव में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। आउटलैंड में अनगिनत भयानक जानवर हैं और कोई यह नहीं बता सकता कि हर साल कितने पेशेवर मार्शल कलाकार मरते हैं। यहाँ तक कि कुछ पेशेवर मार्शल कलाकार भी सुरक्षित नहीं हैं। मेरे परिवार की कंपनी आउटलैंड में व्यवसाय करती है और हर साल कई पेशेवर मार्शल कलाकार मरते हैं। इसलिए आपको आउटलैंड जाने के लिए पर्याप्त तैयारी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको उभरे हुए सूट, हथियार जैसी चीजें तैयार करनी होंगी। आपको कुछ बड़ी खरीदारी करनी होगी, भाई फैंग। ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तत्काल अंक की आवश्यकता है। मैं इतने सालों से सुखवादी रहा हूं और मैंने खुद बहुत अधिक पैसे नहीं बचाए हैं। मेरे पास अभी भी 85 मिलियन युआन है, लगभग 85 अंक। मैं उन सभी को आपको स्थानांतरित कर दूंगा ताकि आप तैयारी कर सकें। लिन फैंग ने अपना मुंह खोला। वह मनाना करना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। अंत में वह केवल भारी सिर हिलाकर कह सका, अच्छा दोस्त, मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। हाँ, हम भाई हैं। पैसे के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। असल में मैं भी निवेश कर रहा हूँ। आप बहुत चिंतित हो। अगर आप वहां जाकर कहोगे कि पैसे की जरूरत है तो बहुत सारे गुटों को प्रायोजित करने के लिए उत्सुक होंगे। भविष्य में अगर आप आनुवंशिक की ताला तोड़ेंगे और अमानवीय बन जाओगे तो न केवल मैं माइडियड अकादमी में जो चाहूं कर सकूंगा, बल्कि मैं माइडियड अकादमी के बाहर भी जो चाहूं कर सकूंगा। हाँ, बस जब समय आएगा तो मुझे मत भूलना। हालांकि झांग कीजी ने इस बात को अफवाह से कहा, लेकिन लिन फैंग वास्तव में प्रभावित हुआ। इससे पहले झांग कीजी ने लिन फैंग को 15 अंक दिए थे। अब उन्होंने लिन फैंग को 85 अंक और दिए। इसकी कुल कीमत 100 अंक थी, जो लगभग 100 मिलियन युआन थी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। कुछ अन्य बड़े वित्तीय समूह सोच सकते हैं कि वर्तमान लिन फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन क्या प्रतिभाशाली होने का मतलब यह है कि वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लॉक को तोड़ने में सक्षम होगा? जरूरी नहीं। इसके विपरीत, जीवित लोगों की मृत्यु दर बहुत अधिक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी जीवित लोग लॉक को तोड़ना चाहते थे। वे आउटलैंड में निडर होंगे और खतरनाक स्थान पर जाने के लिए भी तैयार होंगे, इसलिए उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक थी। फिर भी ऐसे बहुत कम विशेषज्ञ थे जो आनुवंशिक ताला तोड़कर अप्राप्य बन सकते थे। संभवतः उनका इन्फिनिटिस खत्म हो गया होगा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है जो आपने झांग कीजी ने बताया है? यह बहुत बड़ा उपकार था। हालांकि लिन फैंग को अब सच बताने की जरूरत थी। उनका पूरा ध्यान जेनेटिक लॉक तोड़ने की तैयारी पर था, इसलिए वह अपने दिल में सिर्फ झांग कीजी की मदद को ही याद कर सकती थी। यदि वह एक दिन आनुवंशिक ताला तोड़कर अप्राप्य बन सकती है तो वह झांग कीजी को 100 गुना, 1000 गुना या 10,000 गुना भी खत्म करने को तैयार होगी। लेकिन अगर वह मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसे अब किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। इसलिए लिन फैंग ने आउटलैंड के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। खास तौर पर उसे आउटलैंड में भयानक जानवर की शक्ति में अंतर को मजाक की पूरी कोशिश करनी थी। आउटलैंड में सबसे ज्यादा कीमती चीजें पाई जाने वाली भयानक जानवर थीं। यहाँ अनगिनत भयानक जानवर थे और उनकी संख्या मनुष्यों से कहीं ज्यादा थी। साधारण भयानक जानवर पहले से ही ग्रेड 4 पेशेवर मार्शल कलाकारों के बराबर थे। यही कारण था कि आउटलैंड में जाने के लिए किसी पेशेवर मार्शल कलाकार की ताकत होनी चाहिए। ये मोम साधारण भयानक जानवर थे। कुछ बेहतरीन भयानक जानवर भी थे जो ग्रेड 7 के पेशेवर मार्शल कलाकारों के बराबर थे। यहाँ तक कि भयानक जानवर के स्वामी भी थे। वे भयानक अस्तित्व थे जो ड्रैगन 9 के शीर्ष संगीत के बराबर थे। वहाँ भी पौराणिक भयानक जानवर राजा थे। पेशेवर मार्शल कलाकार उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। केवल वे ही लोग इन भयानक जानवर राजाओं को मार सकते थे जब आनुवंशिक ताला तोड़ा था। जहाँ तक उन प्राणियों की बात है जो भयानक जानवरों से अधिक शक्तिशाली और अमानवीय आत्माओं के बराबर थे, वे राक्षस थे। आमतौर पर बाहरी क्षेत्रों में राक्षसों का सामना करना बहुत दुर्लभ था। हालांकि भयानक जानवर असंख्य और बहुत खतरनाक थे। जब मानव मार्शल कलाकार समान स्तर के भयानक जानवरों से लड़ते थे तो उन्हें वास्तव में एक निश्चित लाभ होता था, क्योंकि मानव मार्शल कलाकारों के पास हथियार और मार्शल आर्ट थे। हालांकि वास्तविकता में ऐसा शायद ही कभी हुआ था। वास्तव में मानव मार्शल कलाकारों को अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई भयानक जानवर जंगलों में चलते थे। भयानक जानवरों के एक बड़े समूह का सामना करना पूरी तरह से संभव था।
आउटलैंड में भयानक जानवर की स्थिति को चौंकाने के बाद लिन फैंग भी अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। आउटलैंड की ओर जाने से पहले अनावश्यक परेशानी का सामना करने से बचने के लिए अपनी ताकत का सही होना बहुत जरूरी था। उनकी ताकत का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा स्थान स्वाभाविक रूप से आधुनिक युद्ध कक्ष था। जब लिन फैंग मॉस्को बैटल चैंबर के बाहर पहुंचे तो बड़ी संख्या में छात्र मॉस्को बैटल चैंबर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। लिन फैंग पंक्तियां के अंत में चले गए। हालांकि लिन फैंग को भुला दिया गया था कि वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। वह स्वयं अकादमी में नंबर 1 बन गया था। इस प्रकार किसी ने तुरंत लिन फैंग को पहचान लिया। ये सीनियर लिन फैंग है। वह भी आधुनिक बैटल चैंबर को चुनौती देने आ रहा है। मैंने सुना है कि सीनियर लिन फैंग सार्वभौमिक युद्ध कक्ष में अपनी पहली यात्रा पर 8000वें स्थान पर थे। वे अद्भुत प्रभावशाली हैं, साथ ही थोड़े कम समय में उनकी ताकत तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में उन्होंने फैंग शियू को भी हरा दिया, 800वें स्थान पर थे। मुझे आश्चर्य है कि इस बार वर्चुअल बैटल चैंबर को चुनौती देने के बाद सीनियर लिन फैंग की रैंकिंग क्या होगी। क्या वह टॉप 100 में प्रवेश कर पाएगा? ये छात्र वर्चुअल बैटल चैंबर में लिन फैंग की अंतिम रैंकिंग देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सचमुच लिन फैंग को पहले विश्वव्यापी युद्ध कक्ष में जाने दिया। लिन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि मशहूर होने के बाद उसे ऐसा व्यवहार मिलेगा। उसने मना नहीं किया और सीधे आगे चला गया। अगर सभी लोग लाइन में लगकर इंतजार करते तो उसकी बारी आने में कम से कम 1 या 2 घंटे लग जाते। लेकिन अब जब वह इतना समय बचा सकता था तो स्वाभाविक रूप से वह औपचारिकता नहीं निभाएगा। जैसे ही लिन फैंग ने वर्चुअल बैटल चैंबर में प्रवेश किया, ये खबर तेजी से पूरे मायरीड अकादमी में फैल गई। कई छात्र अकादमी में नंबर 1 की असली ताकत के बारे में बहुत उत्सुक थे। इसलिए महज 10 मिनट में ही वर्चुअल बैटल चैंबर के बाहर 200 से 300 लोग जमा हो गए थे। वे सभी आधुनिक बैटल चैंबर के बाहरी दृश्यों का इंतजार करते हुए दर्शक बन गए थे। अध्याय 26 वर्चुअल बैटल चैंबर को फिर से चुनौती देना। हालांकि हम बाहर से वर्चुअल बैटल चैंबर के अंदर की स्थिति नहीं देख सकते। यह एक दुर्लभ अवसर है। आउटलैंड में गए सीनियर्स के अलावा सीनियर लिन फैंग शायद इस समय अकादमी में सबसे मजबूत हैं। यह अफसोस की बात है कि हम सीनियर लिन फैंग के युद्ध के दृश्य नहीं देख पा रहे हैं। वास्तव में यह असंभव नहीं है। वर्चुअल बैटल चैंबर में युद्ध की स्थिति को प्रति युद्ध एक अंक के साथ देखा जा सकता है। यह कहना जरूरी था कि मायरीड अकादमी का प्रशासक निश्चित रूप से एक व्यवसाय था। मायरीड अकादमी में कुछ भी करने के लिए पैसे लगते थे। यहाँ तक कि इस तरह के शो को देखने के लिए भी पैसे लगते थे, और वह भी बहुत ज्यादा पैसे। एक लड़ाई देखने के लिए 1 अंक खर्च होता था, जो 1 मिलियन युआन था। 1 मिलियन युआन में लड़ाई देखना अकादमी के बाहर एक कल्पना की तरह लग सकता है, लेकिन मायरीड अकादमी के भीतर, विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में, कई छात्रों के पास पैसे की कमी नहीं थी। वे शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के बीच लड़ाई देखने के लिए 1 मिलियन खर्च करने को तैयार थे। इसलिए छात्रों में से एक ने आगे बढ़कर अपने पहचान पत्र का उपयोग करके 1 अंक जमा किया। तुरंत लिन फैंग की आकृति धीरे धीरे वर्चुअल बैटल चैंबर के बाहर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दी। देखो, ये सीनियर लिन फैंग है। वरिष्ठ लिन फैंग वास्तव में 500वीं रैंक वाले वरिष्ठ लुओहे को शुरू से ही चुनौती दे रहे हैं। वरिष्ठ लुओहे पहले ही स्नातक हो चुके हैं। मैंने सुना है कि जब वे अभी भी अकादमी में थे तो उन्होंने आउटलैंड जाने के लिए भी आवेदन किया था और कई भयानक जानवरों को मार डाला था। दुर्भाग्य से जब वे 25 वर्ष के हुए तब भी वे आनुवंशिक लॉक को तोड़ने में असमर्थ थे और निराश होकर अकादमी छोड़ दी। लिन फैंग वर्चुअल बैटल चैंबर में था। उसे नहीं पता था कि उसकी लड़ाई को बाहर सैकड़ों लोग देख रहे थे। उसने वास्तव में लुओहे को चुनौती दी थी, जो 500वें स्थान पर था। दूसरा पक्ष भी ग्रेड 9 का पेशेवर था और उसका युद्ध रिकॉर्ड प्रभावशाली था। उसकी ताकत फैंग शियू से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा लुओहे एक मार्शल आर्टिस्ट था जो भयानक जानवरों को मारने के लिए आउटलैंड गया था। वह सबसे अच्छा टचस्टोन था। जंगली गाय के पैर। लिन फैंग ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उसने तुरंत जंगली गाय की ताकत का इस्तेमाल किया। उसके शरीर की सारी ऊर्जा राजसी तरीके से बाहर निकल आई। वह एक उग्र जंगली गाय की तरह लुओहे की ओर बढ़ा। वाइल्ड बोवाइन माइट पहली मार्शल आर्ट थी जिसमें लिन फैंग ने महारत हासिल की थी, लेकिन यह अंततः एक साधारण मार्शल आर्ट थी। शुरुआत में लिन फैंग की ताकत कमजोर थी और यह अभी भी उसकी ताकत को दोगुना कर सकती थी। लेकिन अब चूंकि लिन फैंग अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण कर सकता था, इसलिए उसकी शुद्ध शारीरिक शक्ति भी काफी हद तक बढ़ गई थी। वह आसानी से 4 टन से ज्यादा ताकत निकाल सकता था। इसलिए जंगली गोजातीय शक्ति लिन फैंग की आक्रमण शक्ति को केवल 5 टन तक ही बढ़ा सकती थी। ये वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन शक्ति बहुत मजबूत थी। आमतौर पर ग्रेड 9 के पेशेवर की ताकत केवल 2 टन होती है। मार्शल आर्ट के विकास के साथ यह मूल रूप से 3 टन या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। जो 4 टन तक पहुंच सकते थे वे बहुत शक्तिशाली थे। लुओहे ब्रांडेड 9 पेशेवरों में से एक सबसे अच्छा था। वह अपनी ताकत के लिए भी जाना जाता था। इसके अलावा जब उसने अपनी मार्शल आर्ट को उजागर किया तो उसकी ताकत 3500 किलोग्राम तक पहुंच सकती थी। ये पहले से ही बहुत भयानक था, लेकिन जब उसका सामना फैंग से हुआ तो वह एक भी युद्ध का सामना नहीं कर सका। उसका शरीर तुरंत खराब हो गया। बहुत सफल, इतनी कमजोर। लिन फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह लुओहे के बारे में बहुत महंगा था। अंततः वह एक विशेषज्ञ था जो आउटलैंड में भयानक जानवरों से लड़ सकता था। हालांकि वह लिन फैंग के एक मुक्के का भी सामना नहीं कर सका। ऐसा वास्तव में इसलिए नहीं था क्योंकि लुओहे कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि लिन फैंग बहुत ताकतवर था। जब से उसने अपनी चेतना पाई थी तब से वह अपने संपूर्ण शरीर में शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम थी। ये 2 प्रकार के भयानक जानवरों के जीन को मापने की शक्ति थी और उसका समग्र शारीरिक स्वास्थ्य एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया था। इसलिए लुओहे को हराना आसान था। लुओहे को जिम्मेदार से बाहर के छात्रों में बहुत शोर मचाया गया। वे पहले से ही जानते थे कि लिन फैंग बहुत ताकतवर है, लेकिन उनसे ज्यादातर ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब जब वह आधुनिक युद्ध कक्ष में स्थिति देखी तो कई लोग चौंक गए। यहाँ तक कि लुओहे भी एक मुक्का झेल नहीं पाया और ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो वह कितना मजबूत होता। क्या सीनियर लिन फैंग में टॉप 100 की ताकत हो सकती है? टॉप 100 मायरीड अकादमी का सम्मान था। इसे पूरे मार्शल आर्ट जगत में भी बहुत सम्मान दिया जाता था। सभी मार्शल कलाकार जो शीर्ष 100 में आ सकते थे वे पेशेवर मार्शल कलाकारों के शिखर थे। वे आसानी से भयानक जानवरों को मार सकते थे और यहाँ तक कि भयानक जानवरों के स्वामी भी उनसे मुकाबला कर सकते थे। इसलिए 3 मार्शल अकादमी के शीर्ष 100 मार्शल कलाकार मूल रूप से आउटलैंड में पेशेवर मार्शल कलाकारों की आधारशिला थे।
वे आनुवंशिक ताला टूटने की सबसे अधिक संभावना वाले लोग थे। लिन फैंग अभी अभी मायरीड अकादमी में आया था और वह पहले से ही टॉप 100 में था। ये बहुत दुर्लभ था, यहाँ तक कि 3 प्रमुख संतों में भी। मेरिड अकादमी की स्थापना के दशकों में ऐसी ताकत वाले केवल कुछ ही लोग थे। हालांकि वे सभी मार्शल आर्ट से आए थे और उन्हें अपने आर्ट में आनुवंशिकता से ऐसी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए प्रारंभिक सलाह मिली थी। स्क्रीन बंद हो गया। लिन फैंग की पहली लड़ाई समाप्त हो गई थी। पहले की तरह वे झिझकते नहीं थे। इस बार लगभग तुरंत किसी ने लिन फैंग के युद्ध दृश्य को फिर से जांचने के लिए एक बिंदु खर्च किया। इस बार लिन फैंग ने 136वें स्थान पर काबिज वेई गैंग को चुनौती दी। लिन फैंग ने वेई गैंग को चुनौती क्यों दी, इसका कारण बहुत सरल था। वेई गैंग की जानकारी में एक बहुत ही चौंकाने वाला परिचय था। वेई गैंग ने एक बार एक शक्तिशाली भयानक जानवर के स्वामी को मार डाला था। एक भयानक जानवर का स्वामी कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि ऐसा लगता है कि उसी स्तर के मानव मार्शल कलाकारों को फायदा था। भयानक जानवरों के स्वामी आमतौर पर शीर्ष वंशों वाले होते थे। विशेष रूप से शक्तिशाली वंशों वाले कुछ भयानक जानवरों के स्वामी और भी अधिक भयानक थे। यहाँ तक कि कुछ रैंक 9 पेशेवर मार्शल कलाकार भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सभी मानव मार्शल कलाकार जो अकेले ही एक भयानक पशु राजा को मार सकते थे, अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे। लिन फैंग अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए जब उसने देखा कि किसी भयानक जानवर के स्वामी को मार दिया जा सकता है, तो उसने स्वाभाविक रूप से उसे तुरंत चुनौती दी। वेई गैंग एक ऐसा युवक था जो दिखने में साधारण था, यहाँ तक कि कुछ हद तक खतरनाक भी। वह लंबा और मजबूत शरीर वाला था और उसके चेहरे धक्कों से भरा हुआ था। वह बहुत ही भयंकर था। स्विश, जैसे ही वेई गैंग दिखाई दी, उसने अपनी कृपा से हमला कर दिया। शक्तिशाली कृपाण की रोशनी लगभग लिन फैंग के शरीर पर लग गई, जिससे उसे लगा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसे चकित नहीं कर सकता। लाइटनिंग आर्क सब्बर तकनीक। लिन फैंग ने इसे एक नजर में पहचान लिया। ये मेरिड अकादमी में प्रसिद्ध लाइटनिंग आर्क सेबर तकनीक थी, जिसकी कीमत 80 अंक तक थी और इसे एक अमानवीय विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया था। सभी ने वेस्ट चैप्टर नो वेल बी एंड कॉम पर। कृपाण तकनीक का मूल बहुत सरल था। ये तेज थी, अनगिनत रूप से तेज, यहाँ तक कि प्रकाश की तरह। बेशक वेई गैंग की ब्लेड तकनीक की गति निश्चित रूप से प्रकाश की गति से बहुत दूर थी, लेकिन दूसरों की नजर में वेई गैंग की ब्लेड तकनीक प्रकाश की तरह थी, इतनी तेजी से कि उसका प्रक्षेप पथ स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। लिन फैंग की गति धीमी नहीं थी, वास्तव में वह काफी तेज था। अंततः उसकी चपलता भी बहुत अधिक थी। हालांकि वह इस हमले को चकमा नहीं दे सका। पहली बार लिन फैंग को खतरे का सामना करना पड़ा। हालांकि ये लिन फैंग को भी रोमांचित कर रहा था। ये वह लड़ाई थी जो वह चाहता था। ये वह प्रतिद्वंद्वी था जो वह चाहता था। बिना किसी मोटी हटके लिन फैंग दहाड़ा तोड़ो। यह एक साधारण सा मुखड़ा था, लेकिन ये सरल नहीं था, क्योंकि लिन फैंग ने सिलेंडर बल का प्रयोग किया था। नॉनपल बॉडी टेम्परिंग के पहले मोर्चे में एक सर्पिल फोर्स था और यह पहली बार था जब लिन फैंग ने इस सर्पिल फोर्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसका शरीर आभासी था, लेकिन यह आभासी कार्यक्रम वास्तव में सरल नहीं था। लिन फैंग के एक विचार से उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर ज्वालामुखी की तरह एक बल फूट रहा है और उसका शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह फटने वाला है। सर्पिल बल बाहर निकला और जब उसने मुक्का मारा तो ऐसा लगा कि वास्तव में एक सर्पिल आकार बल था जो हवा की सीमा तक जुड़ा हुआ था और मध्य हवा में वेई गिरोह की प्रकाश की धार में उड़ गया था। धमाका, दोनों सेनाएं पटरियों में टकराईं और हवा की लहरें चारों तरफ फैल गईं। यहाँ तक कि लिन फैंग का शरीर भी हवा की लहरों में डूब गया। बाहर की बड़ी स्क्रीन पर चमकदार सफेद रोशनी चमक। कौन जीता? चुनौती असफल हो गई। क्या इस तथ्य में एक पेशेवर मार्शल कलाकार की शक्ति है? बाहर स्टैंड सभी छात्र बहुत उलझन में थे। वे अभी अभी हुए युद्ध के दृश्यों को देखने में स्तब्ध थे। स्क्रीन चमक उठी। लिन फैंग अभी भी वर्चुअल बैटल चैम्बर में खड़ा था, जबकि वेई गैंग का फिगर पहले ही गायब हो चुका था। वेई गैंग हार गया, ये कैसे संभव है? ये तो डरावना है। सीनियर वेई गैंग ने लाइटनिंग आर्क सेबर तकनीक का अभ्यास किया था, वह भी हार गया। सीनियर लिन फैंग का मुक्का बहुत जाना पहचाना लगता है। ये नॉनपल बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर का एक कदम लगता है। आपका मतलब सर्पिल फोर्स है? ये सच है। अभी अभी ऐसा लग रहा था कि कोई अद्वितीय शक्ति बाहर की ओर फूट रही है। जो लोग नॉनपल बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर को सफलतापूर्वक विकसित कर सकते हैं, वे मुर्गी के दांत की तरह दुर्लभ हैं। कम से कम मायरीड अकादमी के इन छात्रों में अच्छी अंतर्दृष्टि थी। लिन फैंग की नॉनपल बॉडी टेम्परिंग निश्चित रूप से लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती थी। आखिरकार ऐसे कई लोग थे जिन्होंने नॉनपल बॉडी टेम्परिंग का अभ्यास किया था। हालांकि वास्तव में इसमें महारत हासिल करने वाले लोगों की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है, फिर भी वे कुछ चालों की सामान्य विशेषताओं को जानते थे। इसके अलावा नॉनपल बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर में केवल एक चाल थी। नॉनपल बॉडी टेम्परिंग चालों के माध्यम से नहीं जीता। ये सर्पिल फोर्स की विस्फोटक शक्ति पर निर्भर था और प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए पूरी तरह से ताकत पर निर्भर था। लिन फैंग वर्चुअल बैटल चैम्बर में खड़ा था और अभी अभी हुई लड़ाई के बारे में सोच रहा था। दरअसल वह लगभग हार चुका था। उसने लाइटनिंग आर्क सेबर तकनीक को कम करके आंका था। अगर उसकी ताकत कमजोर होती तो वेई गैंग की लाइटनिंग आर्क सेबर तकनीक लिन फैंग की गर्दन को एक पल में काट सकती थी। यह एक भयानक हत्या करने वाली सेबर तकनीक थी। वेई गैंग बहुत मजबूत था। लिन फैंग को तो यहाँ तक लगा कि वेई गैंग को सिर्फ 100 से ऊपर रैंक नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वह जीत चुका था, इसलिए वह विरोधियों को चुनौती देना जारी रखेगा। और इस बार लिन फैंग 99वें स्थान पर रहने वाले डूतियान को चुनौती दे रहा था। वह वास्तव में शीर्ष 100 को चुनौती दे रहा है। क्या हम किसी चमत्कार को देखने वाले हैं? अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। वह वास्तव में शीर्ष 100 को चुनौती दे रहा है। वर्चुअल बैटल चैम्बर में सभी की आंखें खुली हुई थीं और वे अपनी सांसें भी रोके हुए थे। दृश्य बेहद शांत था। शीर्ष 100 को चुनौती देना एक भव्य आयोजन था जो कि मायरीड अकादमी में भी शायद ही कभी देखा गया हो। आमतौर पर जो लोग शीर्ष 100 को चुनौती देने के लिए योग्य थे, वे सभी विशेषज्ञ थे जो आउटलैंड से लौटे थे। नए छात्रों द्वारा शीर्ष 100 को चुनौती देना कोई नई बात नहीं थी। हालांकि सबसे हाल ही में एक सदी पहले का एक विलक्षण वरिष्ठ छात्र था। अगर लिन फैंग सफल हो सकता है और एक नए छात्र के रूप में शीर्ष 100 का विशेषज्ञ बन सकता है, तो वह निश्चित रूप से पूरे मायरीड अकादमी में एक सदी में पहला होगा। कम से कम वह मायरीड अकादमी में शताब्दी का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। आधुनिक बैटल चैम्बर में लिन फैंग ने अपने सामने डुआन तियान को देखा। महज एक विश्वव्यापी फिगर ने ही लिन फैंग को बहुत ज्यादा दबाव में डाल दिया था।
लिन फैंग ने उसे काम छोड़ने की हिम्मत नहीं की। दरअसल वेई गैंग को चुनौती देने से पहले लिन फैंग पर से ही कुछ दबाव था। दुआन तियान को चुनौती देना तो दूर की बात थी, जो 99वें स्थान पर थी। इस बार लिन फैंग को भी पूरी ताकत लगी पड़ी। धमाका। दुआन तियान ने अपनी चाल चली। लिन फैंग की तरह ही दुआन तियान ने भी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। वह भी अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा करते हुए मुक्का मारने में माहिर थी। जब उनके प्रतिद्वंद्वियों ने मुक्का मारा तो लिन फैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि उन्होंने वास्तव में बहुत मजबूत दबाव महसूस किया था। ये कम से कम 5 टन शक्ति है। भयानक जानवरों के जीन के साथ साथ क्या कोई और भी ऐसी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम है? लिन फैंग वास्तव में आश्चर्यचकित था। वास्तव में वह नहीं जानता था कि इस दुनिया में आम लोगों के पास स्वाभाविक रूप से ऐसी भयानक शक्ति नहीं हो सकती। हालांकि दुआन तियान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक विलक्षण व्यक्ति था। दुआन तियान के माता पिता दोनों ही विशेषज्ञ थे जिन्होंने जेनेटिक लॉक तोड़ा था। दूसरे शब्दों में वह अपने माता पिता के अमानवीय जीन विरासत में मिले थे। आमतौर पर एक बार आनुवंशिक ताला टूटने के बाद बहुत कम बच्चे पैदा होंगे। 10% से भी कम संभावना थी कि एक अमानवीय विशेषज्ञ जिसने आनुवंशिकी लॉक तोड़ा था वह किसी सामान्य व्यक्ति से बच्चा पैदा कर देता था। यहाँ तक कि जिन सैनिकों ने दोनों को आनुवंशिक रूप से लॉक कर दिया था उनके भी बच्चे पैदा होने की संभावना केवल 30% थी। नो वी एल्विन सी ओम पर नवीनतम नो वेल्स प्राप्त करें। हालांकि एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है, खासकर जब दोनों माता पिता ने आनुवंशिकता ताला तोड़ दिया हो, तो संतान में दोनों माता पिता के अमानवीय जीन संयुक्त हो जाते हैं। वे जन्म के समय सामान्य लोगों से अलग होते हैं और उनमें कुछ समावेश भी हो सकते हैं जो उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग थे। आम लोग शायद अपने पूरे जीवन में ऐसे व्यक्तियों से मिले भी नहीं होंगे, लेकिन दुनिया की शीर्ष 3 मार्शल अकादमी में से एक मार्शल अकादमी में ऐसे व्यक्तियों से मिलने वाली कोई खास बात नहीं थी। इसके अलावा आधुनिक बैटल चैम्बर ने उन सभी छात्रों को रिकॉर्ड किया जो कभी मायरीड अकादमी में नामांकित थे। दुआन तियान एक ऐसा सामान्य व्यक्ति था। उसके माता पिता दोनों ने आनुवंशिकता का ताला तोड़ दिया था, इसलिए जिस क्षण वह पैदा हुआ उसे असामान्य बनना तय था। बेशक दुआ तियान चाहे कितना भी असाधारण क्यों न हो, उसकी शारीरिक शक्ति का 4 टन से अधिक तक पहुंचना असंभव था। उसने किसी तरह की मुट्ठी भर तकनीक का अभ्यास किया होगा जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई होगी, जिससे वह 5 टन तक पहुंच गई होगी। अपनी भयानक ताकत और विभिन्न मार्शल आर्ट के कारण ही दुआन तियान शीर्ष 100 में स्थान पाने में सक्षम हुआ। हालांकि दुआन तियान को आज लिन फैंग ने चुनौती दी थी। ताकत के मामले में लिन फैंग किसी से डरता नहीं था। इसके अलावा दुआन तियान की लड़ाई शैली वही थी जिसमें लिन फैंग अच्छा था। वह वेई गैंग्स की तुलना में दुआन तियान से निपटने के लिए अधिक इच्छुक थी। सर्पिल बल बिना किसी मोटे के लिन फैंग ने एक मुक्का मारा, 5 बल फट गया और 8 टन से अधिक बल ज्वालामुखी विस्फोट की तरह बाहर निकल आया। एक बार जब वह नॉनपल बॉडी टेम्परिंग में नियंत्रण हासिल कर लेती है तो वह फैंग अकल्पनीय शक्ति को उजागर करने में सक्षम हो जाएगी। अगर वह अभी भी जंगली जातिगत शक्ति पर निर्भर रहती है, भले ही उसे अपनी चेतना मिल गई हो, तो वह दुआ तियान को सुझाने में सक्षम नहीं होगी और यहाँ तक कि दुआ तियान से भी हार सकती है। लेकिन अब जब दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं, तो यह एक आमने सामने की लड़ाई थी। जो भी अधिक शक्तिशाली होगा वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने में सक्षम होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि लिन फैंग की ताकत ज्यादा थी। उसने दुआ तियान को एक अजेय बल से तोड़ दिया, जिससे उसका शरीर चकनाचूर हो गया। चुनौती सफल रही। मैरियड अकादमी के इतिहास में शीर्ष 100 छात्रों में से एक बनने पर बधाई। मध्यम लड़ाई चैम्बर में अंत तक होती थी। जब कोई नया टॉप 100 छात्र पैदा हुआ था तो आधुनिक बैटल चैम्बर में कंपनियां पैदा हुई थीं। सर्वोच्च 100। दूसरी ओर लिन फैंग को कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। दरअसल उसे लगा कि दुआ तियान को हराना अभी वेई गैंग को हराने से थोड़ा आसान था। बेशक यह अलग अलग लड़ाई शैलियों के कारण था, जिसके परिणामस्वरूप अलग अलग प्रभाव हुए। दुआन तियान की बैटल स्टाइल का लिन फैंग ने लगभग पूरी तरह से मुकाबला किया। यदि लिन फैंग को कोई शक्तिशाली व्यक्ति मिल जाए तो संभवतः लिन फैंग को भी पूरी तरह से पराजित कर दिया जाएगा। शायद लिन फैंग को लगा कि टॉप 100 का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आधुनिक बैटल चैम्बर के बाहर खुशी और आश्चर्य के उद्गार थे। टॉप 100 वास्तव में एक नया टॉप 100 छात्र था और यह एक नया छात्र था। यह बहुत ही अविश्वसनीय था। लिन फैंग वास्तव में सफल हुआ था। पिछले 100 सालों में लिन फैंग एक नए छात्र के रूप में शीर्ष 100 में आने वाला पहला व्यक्ति था। शुरुआत में फैंग शियू, जो पहले लिन फैंग से हार चुका था, अभी भी लिन फैंग के खिलाफ द्वेष रखता था। वह लिन फैंग के साथ सौदे से बाहर निकलने के तरीके भी सोच रही थी। लेकिन अब ये सुनकर कि लिन फैंग टॉप 100 में प्रवेश कर गया है, उसकी सारी चालें धारी की धारी रह गईं। इसे भूल जाओ, मैं बस ईमानदार रहूंगा और लिन फैंग का अनुसरण आउटलाइन तक करूंगा। फैंग शियू को बहुत बुरा लगा। उसे ऐसे राक्षसी नए छात्र को क्यों भड़काना पड़ा? क्या इसे नया छात्र भी माना जा सकता है? वह आउटलाइन में लड़ाई से वरिष्ठ छात्रों से भी अधिक भयानक था। हालांकि हर कोई उत्सुक था लिन फैंग अपनी अगली चुनौती के लिए कैसे चुनेगा। मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं। वर्चुअल बैटल चैम्बर में लिन फैंग ने धीरे से कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अभी अभी अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। दुआन तियान के खिलाफ, जो 99वें स्थान पर था, वह पहले ही पूरी ताकत लगा चुका था और उससे थोड़ा ही मजबूत था। यदि वह किसी उच्च रैंकिंग वाले व्यक्ति को चुनौती देने की कोशिश करता तो परिणाम संभवतः सकारात्मक नहीं होते। बेशक अगर वह सावधानी से चुनाव करता तो उसके लिए उच्च रैंकिंग के लिए लड़ना असंभव नहीं था, लेकिन इसका क्या मतलब होगा? वह यहाँ अपनी ताकत का परीक्षण करने आया था, सुर्खियों में आने के लिए नहीं। इसलिए लिन फैंग वर्चुअल बैटल चैम्बर छोड़ने वाला था। तभी उसने अपनी आंख के कोने से शीर्ष 100 छात्रों को देखा। शीर्ष 100 निश्चित रूप से मायरीड अकादमी के सबसे उत्कृष्ट छात्र होंगे। बेशक एक बार उनके आनुवंशिक ताले टूट जाने के बाद वे अब वर्चुअल बैटल चैम्बर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लिन फैंग के दृष्टिकोण से दुआन तियान की शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत थी। हालांकि दुआन तियान केवल 99वें स्थान पर था, तो पहले स्थान पर रहने वाला व्यक्ति कितना मजबूत होगा? दरअसल लिन फैंग ने वर्चुअल बैटल चैम्बर में पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के बारे में सुना था। उसे मायरीड अकादमी के इतिहास में एक किंवदंती कहा जा सकता है। वह पहले से ही 20 से अधिक वर्षों से वर्चुअल बैटल चैम्बर में पहले स्थान पर हावी था। कुछ लोगों ने तो ये भी भविष्यवाणी की थी कि वह अगले 100 वर्षों तक प्रथम स्थान पर अपना दबदबा बनाए रखेगा। दानव राजा डोंगफांग शेंग। लिन फैंग की आंखें चमक उठीं। वह व्यक्ति जो वर्चुअल बैटल चैम्बर में प्रथम स्थान पर था और 20 वर्षों तक पहले स्थान पर हावी रहा था, जिसे मायरीड अकादमी के छात्र दानव राजा के रूप में संदर्भित करते थे, डोंगफैंग शेंग।
मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। किसी भी मामले में लिन फैंग अपनी रैंकिंग बढ़ाने का इरादा नहीं रखता था। वह दानव राजा को देखने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। डोंगफेंग शिंग को चुनौती दो। लिन फैंग ने तुरंत वर्चुअल बैटल चैंबर के एआई सिस्टम से बात की। वर्चुअल बैटल चैंबर के बाहर बड़ी स्क्रीन अचानक बंद हो गई और कोई छवि दिखाई नहीं दी। क्या हुआ? वहां और कोई चित्र क्यों नहीं है? कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। सीनियर लिन फैंग अभी भी चुनौती जारी रखे हुए हैं। कई लोग भ्रमित थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक जो लोग 1 पॉइंट खर्च करने वाले थे उनके चेहरे काफी बदल गए। वे घबराकर चिल्लाने लगे, हमें लड़ाई देखने के लिए 10 पॉइंट चाहिए। 10 अंक? क्या ये केवल दानव राजा को चुनौती देने पर ही नहीं दिखाई देता? क्या ये हो सकता है कि सीनियर लिन फैंग दानव राजा को चुनौती देना चाहता है? दानव राजा, पिछली बार किसी ने उसे कब चुनौती दी थी? ऐसा लगता है कि 3 साल पहले की बात है। उस समय सीनियर जिसने पहले ही जेनेटिक लॉक तोड़ने की कोशिश की थी, उसे चुनौती देने गया था लेकिन असफल रहा। सीनियर लिन फैंग ने दानव राजा को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? दानव राजा का नाम सुनते ही बहुत से छात्र चर्चा करने लगे। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दानव राजा माइरियड अकादमी में एक किंवदंती था और माइरियड अकादमी का गौरव भी था। हालांकि दानव राजा ने बहुत पहले ही आनुवंशिक ताला तोड़ दिया था और मेरियड अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी, लेकिन कोई भी मेरियड अकादमी में दानव राजा द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड और चमत्कारों की श्रृंखला को तोड़ने में सक्षम नहीं था। दानव राजा बहुत पहले ही मेरियड अकादमी की किंवदंती और प्रतीक बन चुका था। यद्यपि अनगिनत लोग दानव राजा को हराना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। दानव राजा ने इतना ध्यान आकर्षित किया और इतना चर्चित विषय बन गया। माइरियड अकादमी ऐसे आकर्षक अवसर को कैसे हाथ से जाने दे सकती थी? इसलिए जब भी कोई दानव राजा को चुनौती देता तो यह एक सनसनीखेज घटना होती। जो लोग इसे देखना चाहते थे उन्हें 10 अंक देने पड़ते थे। एक आभासी युद्ध को देखने के लिए ही करोड़ों युआन खर्च किए गए। 10 अंक बहुत ज्यादा हैं। हम प्रत्येक को 1 अंक दे सकते हैं। हालांकि ये छात्र अभी भी अपनी जिज्ञासा को दबा पाने में असमर्थ थे। ये थोड़ा महंगा था, लेकिन जब तक वे इसे देख सकते थे तब तक ये ठीक था। इसके अलावा वे एक साथ अंक जुटा सकते थे। जल्द ही उन्होंने 10 अंक जुटाना समाप्त कर दिया। लिन फैंग की आकृति फिर से वर्चुअल बैटल चैंबर के बाहर विशाल स्क्रीन पर दिखाई दी। सौभाग्य से लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। वे अभी भी शक्तिशाली दावेदारों के बीच इस भयंकर लड़ाई को देख सकते थे। अल्पविराम। वर्चुअल बैटल चैंबर में लिन फैंग के बोलते ही परिवेश बदलने लगा। अंत में यह एक विशाल बंजर भूमि बन गई। बंजर भूमि उदास दृश्यों से भरी हुई थी। वास्तव में यह आउटलैंड में कुछ स्थानों का अनुकरण था। केवल दानव राजा को चुनौती देने पर ही युद्ध के माहौल में इस तरह का बदलाव होता था। दानव राजा भी धीरे धीरे प्रकट हुआ। दानव राजा डोंगफेंग शिंग एक उदासीन भाव वाला व्यक्ति था। उसने आधुनिक मिश्र धातु से बना युद्ध कवच पहना हुआ था और उसका चेहरा बेहद सुंदर लग रहा था। हालांकि यह बारहमासी बर्फ की तरह ठंडा था, जिससे लोगों में सिहरन पैदा हो रही थी। ठंड, ये वास्तव में दानव राजा की आभा थी। दानव राजा भी 2 अमानवीय विशेषज्ञों के रक्त से पैदा हुआ था जिन्होंने आनुवंशिक ताला तोड़ दिया था। इसके अलावा दानव राजा ने अपनी बर्फ और आग की महाशक्ति को जगाया था और इस महाशक्ति को अपने शरीर के साथ जोड़ दिया था। उसकी शारीरिक फिटनेस और युद्ध कौशल दोनों ही चरम पर पहुंच गए थे। लिन फैंग ने इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से लिया। जिस क्षण दानव राजा प्रकट हुआ, उसने लिन फैंग पर अद्वितीय दबाव डाला। सर्पिल बल। लिन फैंग ने सबसे पहले हमला किया। उसने एक मुक्का मारा और सर्पिल बल भड़क उठा। इसके अलावा जंगली गोजातीय का सच्चा इरादा भी 7-7 फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जंगली गोजातीय में तब्दील हो गया हो। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे इस आभा के भीतर एक यूनिकॉर्न था। इस समय लिन फैंग ने वास्तव में अपने शरीर के भीतर 2 जीनों की सारी शक्ति को मुक्त कर दिया था। शून्य में एक भयंकर दहाड़ भी थी। सिर्फ यह मुक्का ही अनगिनत शीर्ष स्तर ग्रेड 9 पेशेवर मार्शल कलाकारों को अचंभित करने और विरोध करने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त था। नॉनपल बॉडी टेम्परिंग का पहला लेवल, डाया बीस्ट जीन, वाइल्ड बोवाइन का सच्चा इरादा और इसी तरह। उनमें से कोई भी बहुत शक्तिशाली था। 3 की तो बात ही छोड़िए। लिन फैंग ने इस मुक्के से 8 टन से ज्यादा ताकत लगाई, यहाँ तक कि 9 टन के करीब। अगर कोई इमारत उसके सामने खड़ी भी हो तो वह उसे ध्वस्त कर सकता था। लिन फैंग को अभी भी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। हालांकि लिन फैंग के भयानक मुक्के से दानव राजा को कोई सजा नहीं मिली। जब मुक्के से निकली हवा ने दानव राजा को घेर लिया तो उसने अपना सिर उठाया। उसके चमकीले हीरे की तरह चमक रही थी। धमाका। दानव राजा ने अपनी चाल चली। उसने भी एक मुख से मारा, लेकिन वह बर्फ और आग की शक्तियों से ढका हुआ था। क्रिसमस की सफेद शक्ति और लपटों की लाल शक्ति प्रकाश की 2 पंक्तियां समान थीं। दानव राजा के एक मुक्के से वे लिन फैंग से टकरा गए। NO पर सबसे नया उपन्यास खोजें। स्ना, इसमें कोई आश्चर्य या संयोग नहीं था। लिन फैंग का शरीर उस पल में एक अनोखी शक्ति से कुचला हुआ लग रहा था। इसके अलावा उसका शरीर पूरी तरह से अक गया था, मानो वह जल रहा हो। वह लगभग तुरंत ही गिर गया। उनके आभासी शरीर को दानव राजा की शक्ति का सामना नहीं कर सका। एक ही मुक्के में लिन फैंग हार गया। अल्पविराम। वह सचमुच हार गया है। दानव राजा अपने नाम के अनुरूप है। कमाल है। हमने आखिरकार देखा कि दानव राजा फिर से कितना शक्तिशाली है। हालांकि सीनियर लिन फैंग भी शक्तिशाली है। वह केवल एक नया छात्र है। एक बार जब वह कुछ वर्षों के लिए प्रशिक्षण के लिए आउटलैंड चला जाता है तो वह फिर से दानव राजा को चुनौती देने में सक्षम हो सकता है। हे, बात करना आसान है। जिन लोगों ने अतीत में दानव राजा को चुनौती दी थी वे सभी पहले ही आनुवंशिक लॉक टूट चुके थे। हालांकि आनुवंशिक लॉक तोड़ने से पहले वे अभी भी दानव राजा को हराने में सक्षम नहीं थे। मुझे लगता है कि दानव राजा अमानवीय क्षमताओं के बाद सबसे मजबूत व्यक्ति है। कोई भी उसे हरा नहीं सकता। ऐसा जाना नहीं है। बहुत से लोग बहस करने लगे। दानव राजा वास्तव में चर्चा का विषय था। हर बार जब कोई दानव राजा को चुनौती देता है तो लोगों के बीच चर्चा शुरू हो जाती है। इस समय लिन फैंग भी मॉडर्न बैटल चैंबर में मॉडर्न केबिन से उठ खड़ा हुआ। उसके नेत्र में कोई पतन नहीं था, कोई निराशा नहीं थी, केवल असीम लड़ाई की भावना थी। किसने सोचा होगा कि कोई व्यक्ति अमानवीय स्तर से भी नीचे इतना शक्तिशाली हो सकता है? लिन फैंग वास्तव में आश्चर्यचकित था। दानव राजा की शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। भले ही वह भयानक जानवर के जीन के साथ विलय कर सके, लेकिन वह दानव राजा को कुचलने में सक्षम नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मैं अभी भी अपने लक्ष्य से बहुत दूर हूँ। मेरे लिए आउटलैंड जाना बहुत उपयुक्त है।
दानव राजा से हारना भी लिन फैंग के लिए एक चेतावनी थी। ऐसा मत सोचो कि शीर्ष 100 छात्रों में से एक बनने में सक्षम होना इतना प्रभावशाली है। अभी भी ऐसे लोग थे जो उससे ज्यादा शक्तिशाली थे, और यहाँ तक कि जो लोग उससे ज्यादा शक्तिशाली थे वे जेनेटिक लॉक को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते थे। हालांकि वह असफल हो गया था, लेकिन इस हमले ने उसे असीम प्रेरणा दी। 29 तैयारियां। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। वर्चुअल बैटल चैम्बर से बाहर निकलने के बाद लिन फैंग बाहर भीड़ को देखकर दंग रह गया। हालांकि लिन फैंग दानव राजा को चुनौती देने में विफल रहा था, फिर भी वह किसी भी मामले में शीर्ष 100 छात्रों में से एक था। ये सभी लोग लिन फैंग के प्रति बहुत सम्मान रखते थे और उसे वरिष्ठ कहकर पुकारते थे। लेकिन असलियत में लिन फैंग सिर्फ एक नया छात्र था। ये लोग उसके सीनियर थे। लिन फैंग ज्यादा देर तक नहीं रुके। उन्होंने तुरंत वर्चुअल बैटल चैम्बर छोड़ दिया। हालांकि ये खबर कि वे शीर्ष 100 छात्रों में से एक बन गए हैं बहुत तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि लिन फैंग पूरे माई रेड अकादमी में सबसे मजबूत व्यक्ति थे। लिन फैंग को ऐसे खाली खिताबों की परवाह नहीं थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह जल्द से जल्द आउटलैंड जाएगा, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। वर्चुअल बैटल चैम्बर में लिन फैंग ने पाया कि कई लोग कृपाण का इस्तेमाल करते थे। फिर उसने इंटरनेट पर खोज की और स्कूल फोरम पर पूछताछ की। अंत में उसे इसके बारे में एक स्पष्ट समझ मिली। आउटलैंड में उन भयानक जानवरों से लड़ते समय कृपाण का उपयोग करने की दक्षता निश्चित रूप से केवल मुट्ठी का उपयोग करने की तुलना में बहुत अधिक थी। यही कारण है कि आउटलैंड में इतने सारे मार्शल कलाकार कृपाण का इस्तेमाल करते थे। हालांकि लिन फैंग मुट्ठी तकनीक में माहिर था और नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग के साथ मुट्ठी तकनीक का अभ्यास करता था, क्योंकि वह आउटलैंड जा रहा था, इसलिए उसे अच्छी तरह से तैयार रहना था। इसके अलावा एक कृपाण तकनीक होना भी कोई बुरी बात नहीं थी। इसलिए लिन फैंग ने अपने दांत पीस लिए और लाइटनिंग आर्क सेबर तकनीक के बदले में 80 अंक इस्तेमाल किए। ये कृपाण तकनीक के रूप में एक शुद्ध मार्शल तकनीक थी और माई रेड अकादमी में प्रथम श्रेणी की मार्शल तकनीकों में से एक थी। वर्चुअल बैटल चैम्बर में लिन फैंग ने पहले ही लाइटनिंग आर्क सेबर तकनीक की शक्ति का अनुभव कर लिया था। इसलिए अगर वह कोई सेबर तकनीक चुनना चाहता था तो वह स्वाभाविक रूप से लाइटनिंग आर्क सेबर तकनीक ही चुनेगा। इस लाइटनिंग आर्क सेबर तकनीक में महारत हासिल करना काफी मुश्किल था। इसमें केवल गति और गति के माध्यम से जीत का लाभ उठाया जाता था। लिन फैंग ने इसका मोटे तौर पर अभ्यास किया और जानता था कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कम समय में महारत हासिल की जा सके। इसलिए वह इसे अभी के लिए अलग रख सकता था और भविष्य में आउटलैंड में इसका अभ्यास करने के लिए समय निकाल सकता था। कृपाण तकनीक के अलावा उसे कृपाण की भी आवश्यकता थी। दूसरी ओर बैटल सेबर बहुत सस्ते थे। माई रेड अकादमी की ऑनलाइन दुकान में कई बैटल सेबर बिक्री के लिए उपलब्ध थे। यहाँ तक कि कण काटने वाले बैटल सेबर भी बेचे गए और केवल एक बिंदु पर कीमत सस्ती थी। यह एक बढ़िया कृपाण है, मैं इसे ले लूंगा। लिन फैंग ने एक लाल कण काटने वाली कृपाण देखी और तुरंत इस कृपाण को चुन लिया। जल्द ही कृपाण लिन फैंग को सौंप दिया गया। यह एक कण काटने वाली कृपाण थी जिसे पुनः भरने के लिए ऊर्जा क्रिस्टल की आवश्यकता थी। हालांकि कृपाण खरीदते समय उसे 2 ऊर्जा क्रिस्टल मिले। ये बहुत लंबे समय तक लगातार लड़ाई के लिए पर्याप्त था। लिन फैंग ने कृपाण निकाला। लाल रंग की कृपा अतुलनीय रूप से तेज थी और यहाँ तक कि एक दोलन प्रभाव भी था। यह आत्महत्या हत्या के लिए एक भयानक हथियार था। यह अच्छा है। अगर मैं लाइटनिंग आर्क सेबर तकनीक में ताकत हासिल कर सकता हूं तो आउटलैंड में भयानक जानवरों के खिलाफ लड़ाई के समय मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लिन फैंग बहुत प्रभावित था। हालांकि इतने सारे अंक खर्च करने के बाद उसके पास केवल कुछ ही अंक बचे थे। वह मूल रूप से कवच का एक सेट चाहती थी, लेकिन उसके अनुमान से पहले ही अपर्याप्त थे। कोई बात नहीं, मैं पहले आउटलैंड जाऊंगा। मेरी ताकत के साथ सुरक्षा अभी भी कुछ हद तक पहुंच गई है। एक बार जब मैं पर्याप्त संख्या में निर्माण कर लेता हूं तो मैं स्वाभाविक रूप से जो चाहूं खरीद सकता हूं। लिन फैंग पहले से ही तैयार था। अब उसके पास आउटलैंड जाने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रास्ता आउटलैंड में स्थित म्यूरिड अकादमी के बेस तक पहुंचने के लिए म्यूरिड अकादमी के निजी हवाई जहाज पर चढ़ना था। कई स्कूलों ने आउटलैंड तक पहुंचने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। इस पद्धति का लाभ यह था कि यह बहुत सुरक्षित थी। एयरशिप में फायर कंट्रोल सिस्टम और बहुत अधिक मारक क्षमता थी। अकादमी के विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने इसकी देखरेख के लिए जेनेटिक लॉक को तोड़ा था। हालांकि नुकसान भी बहुत स्पष्ट था। प्रत्येक सवारी की लागत 10 अंक थी। बात यह थी कि लिन फैंग के पास अब तक 10 अंक भी नहीं बचे थे। दूसरा तरीका था अकादमी के भीतर आउटलैंड जाने के लिए एक मिशन को स्वीकार करना। इस तरह से वह आउटलैंड तक भी पहुंच गया। इस तरह न केवल यह मुफ्त होगा बल्कि उसे इनाम के तौर पर भी मिलेगा। बेशक ये रास्ता भी खतरनाक था। चूंकि वे मिशन में शामिल थे इसलिए उन्हें रास्ते में किसी भी खतरे का सामना करने पर कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि आउटलैंड के लिए व्यापार मार्ग अच्छी तरह से स्थापित थे, फिर भी कुछ बदमाशियां कर रहे थे जो कभी कभी भयानक जानवरों का सामना करते थे, भारी नुकसान पहुंचाते थे और यहां तक कि जान को भी खतरा होता था। ऐसे कोई विशेषज्ञ नहीं होंगे जो कारवां के बीच आनुवंशिक ताला तोड़ा हो। लिन फैंग ने इस पर बहुत देर तक विचार नहीं किया। उन्होंने गंभीरतापूर्वक दूसरा विकल्प चुना। वैसे भी वह अनुभव प्राप्त करने के लिए आउटलैंड जा रहा था। वह खुद को प्रशिक्षित करने के लिए भयानक जानवर से लड़ेगा। वह खतरे से कैसे डर सकता था? इसके अलावा वह अंक बचा सकता था। अब जबकि लिन फैंग वास्तव में मजबूत था, वह अपने परिवार की छवि को बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसलिए लिन फैंग ने फोरम पर आउटलैंड जाने वाले मिशनों की खोज शुरू कर दी। दरअसल आउटलैंड जाने के लिए कई मिशन थे। हालांकि लिन फैंग ने एक ऐसे मिशन की पूरी कोशिश की जिसका उद्देश्य माई रेड अकादमी के बेस के पास हो। जल्द ही उसने अधिकांश मिशनों को खत्म कर दिया। पकड़, लिन फैंग की आकृतियां चमकी। फोरम पर अभी अभी एक मिशन पोस्ट किया गया था। इसके लिए माई रेड अकादमी से 2 छात्रों की भर्ती करनी थी जो कम से कम 7 के पेशेवर थे। वे आउटलैंड में ड्रैगन माउंटेन बेस तक सामान की एक खेप को ले जाएंगे। संयोगवश आउटलैंड में माई रेड अकादमी का आधार ड्रैगन माउंटेन में था। मैं इसे ले जाऊंगा। लिन फैंग ने संकोच नहीं किया, लेकिन इस मिशन के लिए माई रेड अकादमी के 2 छात्रों की आवश्यकता थी। लिन फैंग ने कुछ देर सोचा और तुरंत फैंग शियू से संपर्क किया। फैंग शियू, जल्दी करो और आउटलैंड के लिए एक मिशन स्वीकार करो। डेस्टिनेशन ड्रैगन माउंटेन बेस है। मैंने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया है। इनाम 3 अंक हैं। फैंग शियू ये सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। हालांकि अब वह लिन फैंग की शक्ति पर पूरा भरोसा हो गया था और वह थोड़ा डरा हुआ भी था। उसने लिन फैंग को सुनने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने लिन फैंग के सुझावों का पालन किया और इस मिशन को भी स्वीकार कर लिया। यह मिशन 2 दिन बाद शुरू हुआ था और तैयारी के लिए पर्याप्त समय था।
अल्पविराम। 2 दिनों में लिन फैंग ने आखिरकार लाइटनिंग आर्क सेबर तकनीक की मूल बातें सीख ली, हालांकि वह अभी भी एकमात्र मूल बातें ही सीख पाई थी। कृपाण के साथ वह इसका उपयोग करने में कामयाब हो गया। NO12.com पर सबसे नया उपन्यास खोजें। हालांकि ये पर्याप्त था। इस तरह की कृपाण तकनीक को वास्तविक युद्ध और हत्या के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके सुधारना पड़ा। जैसे ही आउटलैंड की ओर जाने का समय करीब आया, लिन फैंग झांग किजी को विदाई देने के लिए उसे आकर्षित किया गया। झांग किजी बहुत भावुक हो गए। वह लिन फैंग को साथ लेकर डेल्टा सिटी में एक जंगली रात की जिंदगी लेकर आया। झांग किसी बार में नशे में थे और बकवास करते रहे। हालांकि लिन फैंग झांग किसी से यह कहा जा सकता था कि अपनी वारिस वास्तव में अंदर से बहुत दुखी था। वह भी परिवार की रीढ़ बनना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास ये क्षमता नहीं थी। लिन फैंग ने झांग किजी के सिर को थपथपाया और उसे स्कूल के छात्रावास में वापस ले आया। चाहे जो भी हो, झांग किजी उसका भाई था। जब वह भविष्य में आनुवंशिक ताला तोड़कर अप्राप्य बन जाएगी, तो वह जंग किजी पर कुछ उपकार कर सकती है। झांग किजी अभी भी नींद में बाई जिंग का नाम पुकार रहा था। ये स्पष्ट था कि झांग काजी बाई जिंग के बारे में वास्तव में गंभीर था। भाई, मैं जा रहा हूँ। किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। लिन फैंग ने झांग किजी के कान में फुसफुसाया। सच में, उसने पहले ही मन बना लिया था कि उसे आउटलैंड की इस यात्रा पर जेनेटिक लॉक जरूर टूट जाएगा। यदि वह सफल नहीं हुआ, तो संभवतः वह कभी वापस नहीं लौटेगा। जल्द ही भोर हो गई। लिन फैंग ने अपना सामान पैक करने और फैंग शियू के साथ अकादमी छोड़ने से पहले झांग किजी पर एक आखिरी नजर डाली। अध्याय 30 प्रस्थान। जब लिन फैंग और फैंग शियू डेल्टा के समृद्धि चौक में दिखाई दिए, तो यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। इसके अलावा वे सभी पेशेवर मार्शल कलाकार थे। यह एस्कॉर्ट मिशन के लिए एकत्रीकरण बिंदु था। फैंग शियू थोड़ा अनिच्छुक था। वह एक प्रतिष्ठित ग्रेड 9 पेशेवर और असंख्य अकादमी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह इन साधारण पेशेवर मार्शल कलाकारों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता था। NO12.com पर सबसे नए उपन्यास खोजें। हालांकि लिन फैंग ने इस मिशन को स्वीकार करने पर जोर दिया और वह कुछ भी नहीं कर सका। वे दोनों पंजीकरण क्षेत्र में गए और अपना नाम घोषित किया। तभी एक उत्साही युवती उनका स्वागत करने के लिए आगे आई। आपका स्वागत है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। हम ठीक 9 बजे निकलेंगे। फैंग शियू के चेहरे पर हर कोई अहंकार देख सकता था। हालांकि लिन फैंग अहंकारी नहीं दिख रहा था, लेकिन वह सतह पर निस्संदेह उदासीन दिख रहा था। इससे युवती को थोड़ा अजीब लगा। युवती के बगल में एक छोटी लड़की ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए बुदबुदाया, हम माई अकेडमी की छात्रा होने में इतनी बड़ी बात क्या है। जियोमो, बकवास मत करो। युवती ने धीमी आवाज में चेतावनी दी, फिर फैंग शियू और लिन फैंग से माफी मांगी। लिन फैंग को कोई आपत्ति नहीं थी और वह फैंग शियू के साथ चौक में चुपचाप इंतजार करने लगा। चौक पर अधिक से अधिक लोग आ रहे थे। उनमें से कुछ सेलिब्रिटी भी थे। वे सभी 8वीं कक्षा के प्रसिद्ध पेशेवर मार्शल कलाकार थे। जहां तक 9वीं कक्षा के पेशेवरों की बात है, तो पूरे कारवां में उनमें से केवल 3 ही थे। बेशक इस संख्या में फैंग शियू और लिन फैंग शामिल नहीं थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि माई अकादमी के 2 ग्रेड 9 पेशेवर छात्र केवल 3 अंकों के साथ इस मिशन को स्वीकार करेंगे। आखिरकार माई अकादमी में जो मिशन उन्होंने जारी किए थे, उनमें केवल ग्रेड 7 के पेशेवर मार्शल कलाकारों की आवश्यकता थी। लगभग 1 घंटे बाद लगभग सभी लोग आ गए थे। इस समय पहले वाली युवती ने जोर से कहा, यहाँ आने वाले सभी लोग आ चुके हैं। इस बार हमारी वैल्यू ट्रेडिंग कंपनी ड्रैगन माउंटेन बेस पर सामान ले जा रही है। यहाँ केवल एक नियम है और वह है आदेशों का पालन करना। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि आउटलैंड काफी खतरनाक है। अगर हमें भयानक जानवरों का सामना करना पड़ता है, तो आपको आदेशों का पालन करना होगा। ट्रेडिंग कंपनी को उन लोगों को बाहर निकालने का अधिकार है जो आदेशों का पालन नहीं करते हैं और भुगतान से इनकार करते हैं। हर कोई भावशून्य था। उन्होंने पहले भी कई मिशनों पर काम किया था और कई मार्शल कलाकारों ने इसे अपना करियर बनाया था। हर बार जब वे लोगों या सामानों को आउटलैंड तक ले जाते थे, भले ही उन्हें कभी कभी कुछ खतरों का सामना करना पड़ता था, लेकिन पुरस्कार बहुत अधिक थे, इसलिए ये जोखिम उठाने लायक था। दूसरी ओर माइरेड अकादमी के छात्र शायद ही कभी ऐसे मिशनों में भाग लेते थे। आखिरकार माइरेड अकादमी के सभी छात्र अमीर पृष्ठभूमि से आए थे। ऐसे कम इनाम वाले मिशन कौन स्वीकार करेगा? यही असली वजह थी कि कई लोग लिन फैंग और फैंग शियू की पहचान जानने के बाद उन्हें देखे बिना नहीं रह सके। ठीक है, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। चौक पर बहुत सारे वाहन थे। वे सभी बड़े ट्रक थे जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके बड़ी मात्रा में माल परिवहन कर सकते थे। हवाई जहाज के लिए कीमत बहुत अधिक थी। सामान्य कंपनियां परिवहन के लिए हवाई जहाजों का उपयोग बिल्कुल नहीं करती। अन्यथा आउटलैंड की यात्रा से होने वाला स्थानांतरण हवाई जहाज की परिवहन लागत को कवर करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। लिन फैंग और फैंग शियू दोनों एक ट्रक में बैठे थे। ट्रकों के अंदर का हिस्सा काफी बड़ा था। अंततः 10 से अधिक ट्रक थे। ट्रक्स में लिन फैंग ने ट्रेडिंग कंपनी के गार्ड का नेतृत्व करने वाली महिला को देखा, साथ ही जियाओमो नाम की प्यारी लड़की को भी देखा। बहन जुबान, क्या इस बार हमारे लिए आउटलैंड जाना खतरनाक है? मैंने सुना है कि आउटलैंड की यात्राएं बहुत खतरनाक होती हैं। ऐसा लग रहा था कि जियोमो पहली बार आउटलैंड जा रही थी। वह उत्सुक और प्रभावित दोनों थी। जुबान ने निराश होते हुए कहा, ज्यादा खतरा नहीं होगा। आखिरकार हमने इस बार ग्रेड 9 के 3 पेशेवर मार्शल कलाकारों को बुलाया है। वे अक्सर इस रास्ते से यात्रा करते हैं और बहुत अनुभवी होते हैं। अगर हमें कुछ खतरनाक जानवरों का सामना भी करना पड़े, तो हम उनसे मिल सकते हैं। पेशेवर रैंक 9 मार्शल कलाकार, ये वाकई आश्चर्यजनक है। मैं पेशेवर रैंक 9 मार्शल कलाकार कब बन सकता हूँ? जियोमो, जब तक आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, आप निश्चित रूप से एक पेशेवर ग्रेड 9 मार्शल कलाकार बन जाएंगे। बहन हुआन, मैंने सुना है कि आप एक बार पोला अकादमी में पढ़ती थी। वहां से क्यों छोड़ दिया जाना? जुबान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह थोड़ी उदास हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कार में विस्तार थोड़ा अजीब था। लिन फैंग और फैंग शियू दोनों बहुत आश्चर्यचकित थे। यह उत्साही दिखने वाली महिला वास्तव में कभी पोला अकादमी की छात्रा थी। पोला अकादमी का छात्र बनना आसान नहीं था। केवल सच्चे समकालीन लोग ही पोला अकादमी में प्रवेश कर सकते थे। यह मारीड अकादमी से अलग था। शीर्ष 3 मार्शल अकादमी में से एक होने के बावजूद मैरीड अकादमी के छात्रों की कमोबेश एक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिष्ठा थी। वे तब तक प्रवेश कर सकते थे जब तक उनके पास पर्याप्त धन था, तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण कैसे नहीं हो सकता था? इसके अलावा पोला अकादमी भी 3 शीर्ष मार्शल अकादमियों में सबसे प्रसिद्ध थी।
यद्यपि मॉरड अकादमी भी प्रसिद्ध थी, तथापि यह कुख्यात नहीं थी, परंतु इसकी बुरी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से अच्छी प्रतिष्ठा से अधिक थी। डेल्टा में भी मायरिएड अकादमी की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। इसमें बहुत सारे अज्ञानी और अयोग्य भ्रष्ट उत्तराधिकारी थे। इस बहन जुवाना को ध्रुवी अकादमी में प्रवेश पाने के लिए शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि किसी कारण से वह अकादमी से बाहर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई कहानी थी। शायद जियाओमो को भी पता था कि उसने गलत बात कही है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, बहन हुआन, आप जहां भी जाएं, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप मायरिएड अकादमी के उन लोगों की तरह नहीं हैं जो सभी बुरे और प्रतिभाशाली हैं। हम छोटी बच्ची, इसका क्या मतलब था? फेंग शियू ने तुरंत उसे घूर कर देखा। इस छोटी सी लड़की ने उन्हें बार बार उकसाया था। फेंग शियू लंबे समय से अपना गुस्सा दबा रहा था। लिन फेंग ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी। वह मुसीबत पैदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये जियोमो शुरू से ही उन्हें प्रभावित बना रहा था और इससे वह थोड़ा परेशान हो गया। ये सच है, मायरिएड अकादमी अमीर माता पिता के अपव्ययी उत्तराधिकारियों से भरी हुई है। अन्यथा आप हमारे मिशन को क्यों स्वीकार करेंगे? जियोमो ने बिना किसी डर के अपने होंठ फुलाए। जियोमो, सिस्टर जुबान ने सख्ती से डांटा। हालांकि उन्हें मायरिएड अकेडमी के छात्र पसंद नहीं थे, लेकिन लिन फेंग और फेंग शियू ने आखिरकार मिशन स्वीकार कर लिया था। वह संभवतः उनके मुंह पर उनका उपहास नहीं कर सकती थी। छोटी बच्ची, तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमने इस मिशन को स्वीकार कर लिया है। तुम तो बस एक छोटी बच्ची हो। मैं खुद को तुम्हारे स्तर तक नहीं गिराऊंगा, लेकिन अगर रास्ते में कोई खतरा आए तो रोना मत और हमें बचाने के लिए मत कहना। तुम लोगों में हमें बचाने की ताकत है। जब तुम खूंखार जानवर देखोगे तो शायद तुम जीने से भी डर जाओगे। फेंग शियो नाराज था। वह 9वीं कक्षा की पेशेवर थी और मायरिएड अकादमी की प्रतिभाशाली थी, लेकिन आज वह एक छोटी लड़की से परेशान थी, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। भाई फेंग, क्यों ना हम चुप रहो? लिन फेंग ने अपनी भौहें ऊपर दी। उनकी तीव्र इंद्रियों ने मनो कुछ पता लगा लिया था। भाई फेंग, क्या हुआ? ध्यान से सुनो। क्या सुनो? वहां पदश्रिंग हैं और बहुत सारे। लिन फेंग की अभिव्यक्ति उदास हो गई। जुबान ने शुरू में इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन ध्यान से सुनने के बाद उसका चेहरा एक बार में पीला पड़ गया। भयानक जानवर, एक भयानक जानवर आ रहा है। जियोमो, ट्रकों में ही रहो और बाहर मत आना। हुआन तुरंत उठ खड़ा हुआ और ट्रक से बाहर कूद गया।